प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत, आभार, अभिनंदन आपका हमारे इस प्यारे से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पर। प्यारे बच्चों, आपके अपने भरोसेमंद, आपके अपने क्वालिटी एजुकेशन देने वाले बिहार के नंबर 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पे स्वागत है, आभार है, अभिनंदन है। जल्दी से एक बार फटाफट जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए क्योंकि ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। चैप्टर 3 में यानी कि विद्युत धारा में आपका अगर कोई भी प्रश्न फंस रहा है बिहार बोर्ड से संबंधित, तो आज के बाद से नहीं फंसेगा। इस चैप्टर को, इस लेक्चर को देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन, चाहे वो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन हो या फिर आपके लघु उत्तरीय हो या फिर दीर्घ उत्तरीय हो, आपके सभी प्रश्न बड़े ही आसानी से सॉल्व होने वाले हैं। तो एकमात्र ऐसा लेक्चर है जिसके बाद आपके सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो जल्दी से फटाफट शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों को, जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, सबको शेयर कर दीजिए। आज का ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गुड मॉर्निंग, मैं आपका अपना साथी, आपका अपना दोस्त, आपका अपना हमराही। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी आपकी क्लास। तो भैया अगर मैं स्टार्ट करूं तो मैंने आपको छोड़ा था जब लेक्चर लिया था ओम का नियम, तो आपको याद होगा ओम के नियम में मैंने आपको धारा घनत्व पे पढ़ाया था, ओम के नियम के बारे में बताया था कि अगर किसी चालक तार के सिरों पर वोल्टेज आरोपित करते हैं तो जैसे जैसे जितना जितना अधिक का वोल्टेज स्थापित करते हैं, जितना ज्यादा वोल्टेज लगाते हैं, उतना ज्यादा ही करंट बहता है। इसके अलावा हमने आपसे बात करी थी कि विद्युत चालक में किसी बिंदु पर धारा घनत्व के बारे में बात करी थी। ओम के नियम वाले लेक्चर में मैंने आपसे धारा घनत्व के बारे में बात करी थी। धारा घनत्व के बारे में मैंने आपको बताया था कि धारा घनत्व क्या होता है। किसी भी चालक तार के किसी भी बिंदु पर अगर आपको धारा घनत्व निकालना है तो उस बिंदु के परितः होकर के जाने वाले जो क्षेत्रफल होगा, उस बिंदु के परितः जो क्षेत्रफल होगा प्यारे बच्चों, वो क्षेत्रफल ए, और उस बिंदु से होकर के अभिलंबवत जाने वाली धारा आई, यहाँ पे इन दोनों का जो अनुपात होता है आई और ए का, यही कहलाता है धारा घनत्व। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। जे बराबर होता है आई अपॉन में ए। यह एक सदिश राशि है प्यारे बच्चों। कई कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि धारा घनत्व सदिश है और धारा अदिश है, बताइए क्या ये सही है कथन। तो आपका आंसर होना चाहिए कि हाँ, कथन सही है, क्योंकि धारा घनत्व सदिश है और धारा हमारी अदिश होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया प्यारे बच्चों। अगर यहाँ पे ये क्षेत्रफल हमारा किसी एंगल पर हो, मान लीजिए ये क्षेत्रफल ऐसे ना लिया गया हो, तार में ये क्षेत्रफल हमारा कुछ ऐसे लिया गया हो, जैसे कि कुछ ऐसा क्षेत्रफल हो, इस तरीके से क्षेत्रफल हो, तो हम क्षेत्रफल का इसके दिशा में जो इसका अभिलंब घटक है उसकी दिशा में हम इसका घटक लेते हैं। अगर ये क्षेत्रफल इस दिशा में है, ए का दिशा ये है, तो हम इसका अभिलंब घटक इस दिशा में जब लेंगे जो कि थीटा बन के आता है, तो ये बनता है ए कॉस थीटा। क्या बन के आता है? ए कॉस थीटा। धारा की दिशा में क्षेत्रफल का घटक लेना है आपको। धारा इस दिशा में बह रही है तो आपको क्षेत्रफल अगर इस दिशा में भी है तो आपको क्षेत्रफल का घटक लेना पड़ेगा धारा की दिशा। तो धारा की दिशा में क्षेत्रफल का घटक होना चाहिए, यानी यहाँ पे ए कॉस थीटा हो जाएगा। अगर आपका क्षेत्रफल, आपका जो तार है वो कुछ इस प्रकार से है, जैसे समझिए, उदाहरण के तौर पे समझिए, मान लीजिए आपका तार बिल्कुल स्ट्रेट वायर इस तरीके से नहीं है कि यहाँ पे धारा इस तरीके से बह रही है, इस पॉइंट पर धारा घनत्व निकाल रहे हो, तो धारा इस दिशा में बह रही है और क्षेत्रफल भी हमारा इसी दिशा में है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तब तो धारा घनत्व जो होगा जे बराबर आई अपॉन ए हो जाएगा, तब तो हो जाएगा। बट अगर सीन ऐसा है कि हमारा क्षेत्रफल कुछ ऐसा है, मतलब धारा की दिशा तो ये है, बट हमारा क्षेत्रफल कुछ इस प्रकार से है, क्षेत्रफल इस प्रकार से है, तो क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वो इधर हो जाएगी, यानी कि पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। अगर क्षेत्रफल और धारा के बीच में थीटा एंगल बन रहा है तो फिर हम लोग जो क्षेत्रफल का धारा की दिशा में घटक होगा, क्षेत्रफल का धारा की दिशा में जो घटक होगा, यानी कि क्षेत्रफल का धारा की दिशा में जो घटक होगा वो हो जाएगा ए कॉस थीटा। धारा हमारी आई इधर बह रही है, तो इन दोनों का जो अनुपात होगा, यानी धारा और क्षेत्रफल का जो घटक है, यानी कि जे बराबर तब हो जाएगा ऐसी कंडीशन में आई अपॉन में ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा। याद रखिएगा, ये छोटा सा तरीका है धारा घनत्व का आपका निकालने का। ये देखिए कब पूछा है, ये देखिए मैंने सन लिख लिया साथ में, हर जगह इस पूरे लेक्चर में, इस पूरे लेक्चर प्लान में मैंने जहां जहां पे जो भी चीज पढ़ाया है, जो भी चीज पढ़ाऊंगा, वहां वहां पे उसका सन भी लिख दूंगा कि वो फॉर्मूला किस सन में पूछा गया है। तो साथ साथ आपका लेक्चर प्लान ना सिर्फ पढ़ रहे होगे बल्कि आप इंपॉर्टेंट पढ़ाई कर रहे होगे। इसे हम इंपॉर्टेंट पढ़ाई कह सकते हैं, क्योंकि हम इसमें देखते जाएंगे कि ये चीजें जो हम पढ़ रहे हैं ये एग्जाम में पूछी भी गई है।
तो यहाँ पे देखिए J बराबर I अपॉन में A 2022 में पूछा है, धारा घनत्व का फॉर्मूला पूछा है। चलिए, इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है या एक सदिश राशि है जिसकी दिशा किधर होती है, वैद्युत धारा की दिशा में होता है। अगर वैद्युत धारा उधर जा रही है तो वैद्युत धारा की दिशा में धारा घनत्व की दिशा भी होगी। तो ये बात हो गई हमारी। चलिए सर आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। अब अनुगमन वेग मैंने आपको पिछली क्लास में समझा दिया था, आपको अनुगमन वेग समझा दिया था। अनुगमन वेग और धारा में संबंध भी पिछली क्लास में बता दिया था। अनुगमन वेग और धारा में संबंध हमने बताया था I बराबर NEAVD। आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने इतनी चीजें डिस्कस करी थी, I बराबर NEAVD। तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी अनुगमन वेग की परिभाषा वगैरह। अनुगमन वेग क्या होता है, आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरण वैद्युत चालन कहलाता है। वैद्युत चालन मतलब अगर आवेशित कण एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, हम इसी को कहते हैं विद्युत का चालन। ठीक है, यानी कि विद्युत बह रही है। आगे देखिए क्या कह रहा है, चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर आप विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं, कोई बैटरी लगा देते हैं चालक के सिरों पर, तो ये सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित चाल से एक दिशीय गति करने लगते हैं, एक दिशा में गति करने लगते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एक सूक्ष्म नियत औसत वेग से एक दिशीय गति करते हैं, जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह या अनुगमन वेग कहते हैं। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। और आपको पता है ये चाल कितनी होती है, लगभग 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड की कोटि की होती है। ठीक है, अब इसका जो धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है वो क्या, धारा और अनुगमन वेग में संबंध I बराबर NEAVD होता है। ये चीजें मैंने आपको बता दी। अगर यहाँ से VD की वैल्यू निकालिएगा, VD की वैल्यू अगर आप निकालिएगा तो VD बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, अनुगमन चाल बराबर कितना हो जाएगा, NEA गुणा में है, इधर आएगा भाग में चला जाएगा, तो I अपॉन में NEA ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा अनुगमन वेग बराबर I अपॉन में NEA, ये हो जाएगा। तो याद रखिए इस चीज को। आगे देखते हैं, आगे हमारा टॉपिक क्या है। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ चीजें बोली गई है कि गतिशीलता के बारे में। गतिशीलता क्या होता है, आप गतिशीलता भी पढ़ चुके हैं, रिवीजन करा दे रहा हूं आपका। गतिशीलता क्या होता है, किसी आवेशवाहक के अनुगमन वेग और आरोपित विद्युत क्षेत्र का अनुपात। यानी आवेशवाहक का अनुगमन वेग कितना है, VD कितना है, और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितना है। माने कि VD और E इन दोनों का जो अनुपात होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उसी को गतिशीलता, मोबिलिटी कहते हैं प्यारे साथियों, मोबिलिटी कहते हैं। म्यू बराबर होता है VD अपॉन में E। देखिए 2022 में आपसे पूछा था, 2022 में ये चीज पूछा है कि किसी भी आवेशवाहक के अनुगमन वेग जो है, इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग और आवेशवाहक जो भी है, मतलब जो भी चालक है, उसके ऊपर आरोपित विद्युत क्षेत्र, आरोपित विद्युत क्षेत्र और इलेक्ट्रॉनों का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनके अनुगमन वेग का जो अनुपात है वही क्या कहलाता है, गतिशीलता कहलाता है। म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू बराबर VD अपॉन E पूछ लिया है आपसे 2022 में। अब आगे देखते हैं ओम का नियम। ओम का नियम आप जान चुके हैं कि अगर किसी भी बैटरी में, किसी भी बैटरी के, अगर किसी भी चालक के सिरों पर बैटरी लगाते हैं, कोई एक चालक है उसके सिरों पर जितने ज्यादा वोल्टेज की आप बैटरी लगाते हैं उतना ज्यादा उसमें धारा बहता है, यानी कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। और अगर यहाँ पे हम लोग V बराबर कर दे, V बराबर कर दे तो I इंटू में R हो जाएगा, I इंटू में R। R क्या है, एक प्रकार का नियतांक है, R एक प्रकार का कांस्टेंट है जिसे हम उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं प्यारे साथियों। अब आगे देखिए, संवहन वेग के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए ओम का नियम 2018 में पूछा था। संवहन वेग के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए ओम के नियम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, फटाफट इसको देखते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं फटाफट तरीके से। संवहन वेग के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए ओम के नियम की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, एक बार फटाफट सब बच्चे देखिए, संवहन वेग के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए ओम का नियम 2018 में आपसे पूछा। संवहन वेग मतलब VD का इस्तेमाल करते हुए ओम के नियम का स्थापना करना है। बड़ी आसान क्वेश्चन है, 2018 में देखिए आपसे पूछा था कि ओम के नियम की स्थापना करिए, ओम का नियम प्रूफ करिए कि भैया इतना होता है, V बराबर I इंटू R, प्रूफ तो करके बताइए, ऐसे थोड़ी मान लेंगे। हाँ, ये आपने कह दिया V बराबर I इंटू R, तो ऐसे थोड़ी मान लेंगे, प्रूव करके बताइए ना संवहन वेग के आधार पर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे संवहन वेग के आधार पर कैसे प्रूविंग होती है इसकी। अगर यहाँ पे बैटरी लगाने से पहले, आपको मैं बता दूं कि जो बैटरी लगाने से पहले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सारे चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी औसत ऊष्मीय चाल, मतलब वो इधर उधर एक दूसरे से टकराते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं शुरुआत में बैटरी लगाने से पूर्व। तो बैटरी लगाने से पूर्व जो इनकी औसत ऊष्मीय चाल, या आप कह सकते हैं प्रारंभिक चाल होती है, औसत प्रारंभिक चाल, ये होती है लगभग 0। कितनी होती है, 0। कोई इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन उसकी उल्टी दिशा में जा रहा है, कोई ईस्ट जा रहा है तो दूसरा वेस्ट जा रहा है, सब एक दूसरे की जो डायरेक्शन होती है, नेट जो चाल होती है वो शून्य हो जाती है। इसी वजह से इनकी जब नेट चाल निकालते हैं बैटरी लगाने से पहले तो वो सारी शून्य होती है।
अच्छा, जब हम यहाँ पे इसके सिरों पर क्या कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। इसके सिरों पर जब हम एक बैटरी लगा देते हैं, प्लस टर्मिनल इधर माइनस टर्मिनल इधर, तो प्लस टर्मिनल ये हो गया, माइनस टर्मिनल इधर हो गया, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है चालक के सिरों पर। चालक के सिरों पर एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ये सिरा उच्च विभव पर हो गया, ये सिरा निम्न विभव पर हो गया, और यहाँ पे क्या होता है, प्लस से माइनस सिरे की तरफ एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। और विद्युत क्षेत्र में जब ये आवेश सारे स्थित होते हैं, जब ये सारे आवेश विद्युत क्षेत्र में होते हैं, तो इन पर, ये सारे इलेक्ट्रॉनों पर, हर एक इलेक्ट्रॉनों पर एक विद्युत बल आरोपित हो जाता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर विद्युत क्षेत्र में कोई भी आवेश रख दिया जाए, कोई भी आवेश क्यों रख दिया जाए विद्युत क्षेत्र में, तो उस पर एक बल लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई बल लगेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, जैसे ही आपने बैटरी लगाया, जो हमारा चालक था उसके भीतर एक पूरा विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया, और विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया तो फिर यहाँ पे जो जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, हर एक इलेक्ट्रॉन पर एक विद्युत बल लगने लगेगा, हर एक इलेक्ट्रॉन पर एक विद्युत बल लगने लगेगा, और वो विद्युत बल F इज इक्वल टू कितना होगा, m इंटू ए, m इंटू में ए, m इंटू में ए, हर एक इलेक्ट्रॉनों पर इतना विद्युत बल लगेगा। और इस, आप सभी को पता है कि जब अगर विद्युत बल लग गया, अब इलेक्ट्रॉन का खुद का द्रव्यमान भी है, इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का द्रव्यमान है, और उस इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल लग रहा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन त्वरित हो जाएगा, क्या इलेक्ट्रॉन त्वरित हो जाएगा। ये क्या बताएगा, त्वरण बताता है कि अगर किसी भी चीज पर बल लग रहा है और उसमें खुद अपना द्रव्यमान है, तो वो बॉडी कैसी हो जाएगी, त्वरित हो जाएगी, वो बॉडी त्वरित हो जाएगी, वो एक निश्चित दिशा में त्वरण से, एक निश्चित त्वरण से चलने लग जाएगी। तो यहाँ पे भी वही होता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जब बल का अनुभव करते हैं तो वो एक निश्चित दिशा में, यानी जो हमारा प्लस टर्मिनल है उसकी तरफ एक निश्चित चाल से चलने लग जाते हैं। और इस निश्चित चाल को हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों, इसी निश्चित चाल को हम लोग कहते हैं अनुगमन चाल या अनुगमन वेग। क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक निश्चित चाल से उधर की तरफ चलने लग जाते हैं, निश्चित चाल से चलने लग जाते हैं, निश्चित चाल से चलने लग जाते हैं। तो आपको याद होगा, बैटरी लगाने से पहले सबका जो नेट चाल था, प्रारंभिक चाल था, वो शून्य था। बैटरी लगाने के बाद जो इनका चाल हो गया उसी को हम अनुगमन चाल कहते हैं। तो बैटरी लगाने के बाद जो इनका चाल हो गया प्यारे बच्चों, वो वीडी चाल हम लोग ऐसे लिखेंगे, गति का पहला समीकरण। क्या आपको याद है गति का पहला समीकरण, गति का पहला समीकरण सब बच्चों को याद है, गति का पहला समीकरण। तो गति का पहला समीकरण कहता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये कहता है प्यारे बच्चों, ए टी ये कहता है। लेकिन यहाँ पे जो समय है ना प्यारे साथियों, यहाँ पे समय, उस समय को हम लोग श्रांति काल लेंगे। श्रांति काल यानी कि इलेक्ट्रॉनों को टक्कर करने में, आपस में टकराने में, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों में जो औसत समय लग रहा है उसको हम लोग यहाँ पे टाइम लेंगे। तो यहाँ पे टाइम क्या लेंगे, यहाँ पे टाइम हम ए टी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए टाउ। टाउ मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल, यानी टकराने में, एक दो टक्करों को टकराने में जो औसत समय लग रहा है उसे हम लिखेंगे यहाँ पे ए टाउ। ठीक है। अच्छा, यू क्या लिखेंगे, प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, प्रारंभिक वेग तो जीरो था, बैटरी लगाने से पहले इसका वेग जीरो था। वी क्या है, अब इसकी जो चाल है बैटरी लगाने के बाद इलेक्ट्रॉनों की, वो वीडी हो गई है, यानी अनुगमन वेग हो गई है बैटरी लगाने के बाद की चाल। ठीक है सर, बैटरी लगाने के बाद की चाल अनुगमन वेग हो गई। अब यहाँ पे वीडी बराबर कितना लिखेंगे, वीडी बराबर हम लिखेंगे प्यारे साथियों ए टाउ। क्या लिखेंगे, ए टाउ लिखेंगे। अब ए हम लोग क्या लिखेंगे, ए क्या लिखेंगे भैया, अभी आपने देखा था ना त्वरण ए बराबर कितना हो जाएगा, आपने देखा था एफ बराबर एम ए होता है, एफ बराबर एम ए। तो यहाँ से ए बराबर कितना निकाल लोगे, क्या ए बराबर निकाल पाओगे, बिल्कुल सर निकल जाएगा, ए बराबर एफ अपॉन में एम निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो रख दीजिए ए की जगह पर, तो ए की जगह पर रखोगे तो कितना हो जाएगा, एफ अपॉन में एम हो जाएगा, इंटू में टाउ हो जाएगा। ठीक है सर, लेकिन एफ की जगह कुछ और रखा जा सकता है क्या, बिल्कुल रखा जा सकता है। आपने अभी एक फॉर्मूला देखा था, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे होगा, यहाँ पे आवेश क्यों ना होकर के अगर आवेश ई हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश हो, अगर यहाँ पे आवेश क्यों ना होकर के आवेश ई हो यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश हो, तो फिर यहाँ पे क्या है, एफ इज इक्वल टू स्मॉल ई इंटू ई लिखा जा सकता है, स्मॉल ई इंटू ई लिखा जा सकता है। क्योंकि जगह हम स्मॉल ई यानी एक इलेक्ट्रॉन का आवेश अगर रख दें, एक इलेक्ट्रॉन पर बल की बात करें, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो बल होगा एफ इज इक्वल टू ई इंटू ई हो जाएगा। इस प्रकार से एफ की जगह हम क्या रख सकते हैं, ई इंटू ई भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार बी डी बराबर हमारे पास क्या मिलेगा, जो हमारे पास मिला हुआ है एफ अपॉन एम इंटू टाउ, जो हमारे पास एफ अपॉन में एम इंटू टाउ मिला हुआ है, एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आप सभी देख पा रहे हैं, एफ की जगह हम ई इंटू ई टाउ भी लिख सकते हैं, ई इंटू ई भी लिख सकते हैं, साथ में हमारे पास टाउ है, बटे में एम लिख सकते हैं। ये हमने लिख दिया। अच्छा, आप ये बात जानते हैं, आपने एक संबंध पढ़ रखा है, बड़े ही प्रेम से पढ़ रखा है, v इज इक्वल टू ई इंटू में डी।
क्या आपने ये संबंध समय उसमें कैपेसिटर में पढ़ रखा है, संधारित्र में पढ़ रखा है? V और E में संबंध है, और ये हमारा वोल्टेज विभवांतर और हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। अगर आपका जो आपने चालक लिया है उस चालक में जो विद्युत क्षेत्र आरोपित हुआ है, जो विद्युत क्षेत्र आरोपित हुआ है वो E है, और चालक के सिरों पर जो आपने वोल्टेज लगाया है बैटरी का जो वोल्टेज है वो हमारा क्या है? V है। तो E और V में संबंध क्या है? अगर हम इसके चालक के सिरों का मतलब इसके प्लस टर्मिनल और माइनस पॉइंट के बीच में अगर चालक की जो लंबाई है अगर वो L हो, तो चालक की लंबाई अगर हम L ले लें प्यारे बच्चों, तो फिर हम यहाँ पे संबंध पता है क्या लिख सकते हैं? इसकी जो लंबाई है वो L ले लिया, तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, इसी फॉर्मूले में D की जगह L कर देना है और कुछ नहीं करना। इसी फॉर्मूले में D की जगह L कर दीजिए। तो क्या करोगे आप? V बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू में L हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे बड़े आराम से E की वैल्यू निकाल लीजिए। जब E की वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो E बराबर कितना हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा V अपॉन में L। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, E बराबर V अपॉन में L। तो E की जगह रख दीजिए, कितना हो जाएगा? E की जगह रखा, V अपॉन में L हो गया, नीचे जो L आएगा वो M के पास आ जाएगा, ML हो जाएगा, साथ में टाउ हो गया, VD इज इक्वल टू, ये तो हमारा VD आ गया, ये तो हमारा VD आ गया। लेकिन एक VD आपको याद होगा हमने एक और पहले निकाला था, ये तो समीकरण 1 बना दीजिए। एक VD आपको याद होगा हमने एक और पहले VD निकाला था। कौन सा सर VD निकाला था? याद करो, याद करो वो पुराने दिन। कहाँ गए VD? ये वाला VD देखो, धारा और अनुगमन वेग में संबंध से हमने VD इज इक्वल टू I अपॉन NEA निकाला है। तो ये भी तो हो जाएगा ना, ये भी तो हो जाएगा इस प्रकार से, इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार। हमने एक और तो VD निकाल रखा है, कौन सा है वो VD? VD बराबर है I अपॉन में NEA। ये भी तो एक VD है, इसको समीकरण नंबर 2 बना दीजिए। अब हमारे पास एक तरफ समीकरण नंबर 2 का बायां पक्ष है, एक तरफ समीकरण नंबर 1 का बायां पक्ष है, दोनों का बायां पक्ष देखिए बराबर है। और जब बायां पक्ष दो समीकरणों का बराबर होता है तो दायां पक्ष भी बराबर होना चाहिए। हम इन दोनों का दायां पक्ष बराबर करके देखते हैं। जब दायां पक्ष बराबर होगा तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, 1 व 2 से, 1 व 2 से हम लोग लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ई वी टाउ बाई में ml हम ऐसे रखेंगे, ई वी टाउ बाई में ml ऐसे रखेंगे, बराबर कितना है उसके? बराबर देखते हैं, आई अपॉन में NEA, आई अपॉन में NEA ऐसे रख लिया। चलिए सर, अब यहाँ पे मैं बाकी सब चीजों को मैं उधर भेज रहा हूँ, बस सिवाय V को छोड़ देंगे। चलिए V को छोड़ देते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। ML है उधर भेज दो, I इंटू में ML हो गया, बटे में नीचे कितना आ जाएगा? ई टाउ जो V के साथ गुणा हो रहा है इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, ई टाउ भाग में चला आया, इंटू में NEA पहले बैठा हुआ है, तो V तो यहीं छोड़ गया, बाकी सबको मैंने उधर भेज दिया। अब I गुणा में है, I इधर गुणा में है, इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा? इसके नीचे चला आएगा भाग में, तो इसके नीचे बुला लेते हैं, तो V अपॉन में ये I हो जाएगा, इसके नीचे ऐसे हो गया, बराबर इधर क्या बचा? ML बचा, और नीचे अगर आप देखो N बचा, N को ऐसे ही रखिए, E और E, दो E रख गया, NE और E मिल करके E स्क्वायर हो गया बेटा, NE स्क्वायर हो गया, A हो गया, NE स्क्वायर A, और साथ में क्या हो गया? टाउ हो गया, NE स्क्वायर A टाउ, NE स्क्वायर A टाउ, ये हमारा पूरा सिस्टम बन गया नीचे का। तो V अपॉन में A। अब अगर आप इस चीज को देखो, इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, तो यहाँ पे आप पाओगे M क्या है? व्हाट इज M? M है जो भी अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान है वो है M। M इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है प्यारे बच्चों, ये होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ये फिक्स है, ये फिक्स है। उसके बाद हमारे पास क्या है? L चालक की लंबाई है, जो भी आप चालक लोगे उसकी लंबाई है, ये भी फिक्स है। आगे हमारे पास N मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व। अगर जो भी आप चालक लेते हो, जैसे आपने चांदी लिया, तांबा लिया, सोना लिया, कोई भी चालक लिया, उस सब चालक का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वो भी फिक्स होता है, बदलता नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व फिक्स है। अच्छा, E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, वो भी फिक्स है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जानते हैं ना आप सभी, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये भी फिक्स है। अच्छा सर, और क्या है हमारे पास? A, जो भी आप चालक लेंगे आपका क्षेत्रफल तो फिक्स होगा, धारा बहाने पे चालक मोटा थोड़ी हो जाएगा, चालक पतला थोड़ी हो जाएगा, तो चालक का क्षेत्रफल तो फिक्स रहेगा, ठीक है। अच्छा सर, ये भी फिक्स है। टाउ क्या है? इलेक्ट्रॉनों का औसत शांति काल, जो भी चालक लेते हैं जैसे चांदी का, सोने का, तांबे का, उनका औसत शांति काल फिक्स होता है। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि हमारे दाएं तरफ सारी चीजें जो है फिक्स आ गई, सारी चीजें एक फिक्स वैल्यू मिल गई, हमें एक फिक्स नंबर मिल गया, एक फिक्स चीज मिल गई। तो ये सब जब फिक्स हो जाते हैं प्यारे बच्चों तो ये नियतांक बन जाता है। क्या बन जाता है? ये पूरा का पूरा एक नियतांक है। ऊपर सब वैल्यू पता है, नीचे सब वैल्यू पता है, तो हमें जब सब पता ही है तो ये नियत हो गया, फिक्स हो गया, ये नियतांक हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं यहाँ ML अपॉन में
ANE टाउ, ये पूरा क्या है, एक नियतांक है, एक नियतांक है, एक नियतांक है, किसी भी चालक के लिए ये नियतांक है जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, इस नियतांक को एक नाम दिया गया जिसे चालक तार का क्या कहते हैं, चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसी नियतांक को ही चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध, और ब्रैकेट में लिख दीजिए आर, आर कहते हैं, आर कहते हैं। अतः 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 हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, अतः इस सब की जगह हम आर लिख देंगे, यानी ml में ANE² टाउ आपने जो देखा, इसी की जगह हम आर लिख रहे हैं। इसी की जगह हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, आर लिखने जा रहे हैं। अब अगर ये पूरा आर के बराबर हो गया तो हमारा जो फंक्शन बनेगा, ये पूरा जब आर हो गया तो V/I बराबर किसके हो गया, V/I बराबर इसके आर, आर के बराबर हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, तब V/I किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से I बराबर जो भागे में उधर चला गया तो गुणा हो जाएगा, तो V बराबर कितना हो जाएगा, I इंटू में आर। यही तो है ओम का नियम, यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम है, ओम का नियम है, बस ओम का नियम है, बात खत्म, बात खत्म, यही ओम का नियम है। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है कि क्या चीजें ओम के नियम में पूछ रहा है, क्या चीजें कह रहा है, तो वही ओम का नियम आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है संवहन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। संवहन वेग आप सभी जानते हैं, संवहन वेग क्या होता है, संवहन वेग यानी Vd। आपने अभी फॉर्मूला देखा कि Vd इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपने क्या देखा, Vd इज इक्वल टू ई टाउ बाई में m। आपने ये फॉर्मूला देखा था, कहाँ देखा था सर फॉर्मूला ये वाला, याद कराइए, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ई टाउ बाई में हम यहाँ देखा था, जब आपने f की जगह रखा था e इंटू ई, साथ में टाउ भी था, m था, तो Vd बराबर ई टाउ बाई में m था। यही संवहन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध होता है, संवहन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। देखिए यहाँ पे E कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मतलब कि चार्ज है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 × 10⁻⁻19। m भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, टाउ भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे Vd जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E होता है, यानी कि अनुगमन वेग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। कब पूछा था आपसे, 2018 में आपसे पूछा हुआ था, याद रखिएगा इस चीज को। किसी चालक तार के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को उस चालक पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का। अब प्रतिरोधकता देखिए, पढ़िए प्रतिरोधकता क्या होता है। प्रतिरोधकता यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होता है। तो प्रतिरोधकता जब आप पढ़ते हैं रो इज इक्वल टू, तो रो बराबर होता है किसी चालक तार के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई, और धारा घनत्व यानी कि जे। ई और जे इन दोनों का जो अनुपात होता है प्यारे साथियों, ई और जे इन दोनों का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, हमारा रो कहलाता है। और अगर ई की जगह पे, ई की जगह पर आप सभी जानते हैं ई बराबर, अभी आपने देखा v इज इक्वल टू इंटू डी से, अभी आपने देखा था ना v बराबर ई इंटू डी, v बराबर ई इंटू डी, ये आपने देखा था। डी की जगह अगर आप एल लिख दें तो लंबाई, अगर आप चालक की लंबाई एल लें तो, अगर आप चालक की लंबाई यहाँ पे एल लेंगे तो फिर यहाँ से ई बराबर हो जाएगा v अपॉन में एल, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताइए। और जे बराबर तो आप जानते हैं, जे बराबर तो आप जानते हैं, जे बराबर होता है आई अपॉन में ए, ये भी आप जानते हैं। तो जे की जगह अगर आप आई अपॉन ए रखते हैं तो ई की जगह क्या रखिए, वी अपॉन एल रखिए, जरा रख के देखिए, वी अपॉन एल बटे में जे की जगह रखिए आई अपॉन में ए रख के देखिए, और जरा इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करके देखिए क्या आता है। सॉल्व करिए, रो बराबर कितना हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा आपका जब आप इसे सॉल्व करोगे वी अपॉन एल बटे में आई अपॉन ए, इसको ऐसे लिखोगे वी अपॉन एल बटे में आई अपॉन ए है ऐसे करके, तो ये भाग है तो गुणा होकर ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आई अपॉन ए जो है घूम के गुणा करके ऐसे लिखोगे, गुणा ए अपॉन में आई, ऐसे करके लिखा जाएगा। आई अपॉन में ए घूम के ऊपर जाएगा तो ए अपॉन में आई लिखा जाएगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पे क्या करिए, इस एल को उधर कर लीजिए, एल को उधर कर लीजिए, तो पलट दीजिए, क्योंकि गुणा में है तो आगे पीछे कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो v अपॉन में आई बराबर हो जाएगा एल अपॉन ए अपॉन में एल, सॉरी बराबर नहीं करना है, गुणा 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 करके ए अपॉन में एल, ऐसे करके लिख लीजिए। रो बराबर v अपॉन आई आप जानते हैं किसके बराबर है, v अपॉन में आई आप जानते हैं प्रतिरोध के बराबर होता है, प्रतिरोध के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे v अपॉन में आई आर प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा, इनटू में a अपॉन में l हो जाएगा। इस तरीके से रो का जो हमारा पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोधकता है वो प्राप्त होता है। इसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, या प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता कहते हैं।
इसे हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं प्यारे साथियों। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, किससे? रो से। रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन में एल होता है। इसका मात्रक की बात करें प्यारे बच्चों, मात्रक की बात करें, इसका मात्रक बड़ा आसान है, ओम मीटर इसका मात्रक होता है। अगर इसकी विमा की बात करें, विमा की बात करें, ml2 t-2 a-2 होता है, ठीक है, t-3 a-2 होता है, और r का मात्रक बस उसमें l से गुणा कर देना है, ml3 t-2 हो जाएगा बस, ठीक है। जैसे r बराबर, आप r का विमा जानते हैं ना, r बराबर कितना होता है? r बराबर v अपॉन में i होता है। v का फॉर्मूला आप जानते हैं, v का कितना हो जाएगा? v का अगर आप जानोगे तो v का होता है w अपॉन में q, w का हो जाएगा बेटा ml2t-2, और यहाँ पे जब w अपॉन में q करोगे तो q का at हो जाएगा, t ऊपर जाएगा, t-3 हो जाएगा, a-1 हो जाएगा, और यहाँ पे a और है, तो ये आ जाएगा r का जो विमा होता है वो होता है ml2t-3 a-2, ये r का विमा होता है, ये r का विमा होता है। और r का विमा इसका हो गया, तो फिर हमें क्या करना है? मात्रक चूंकि ओम मीटर है, यानी प्रतिरोध का हम लोग लंबाई से गुणा कर देंगे। तो प्रतिरोध का विमा तो इतना है, बस लंबाई से अगर एक गुणा कर देंगे, एल से अगर एक और मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें रो का विमा मिल जाएगा, यानी कि ml2 की जगह 3 लिख दीजिए, और t-3a-2, ये किसका विमा हो जाएगा प्यारे बच्चों? यह आ जाएगा रो का विमा। तो रो का विमा कोई पूछे तो ये बताओगे, प्रतिरोध का विमा कोई पूछे तो ये बताओगे। तो प्रतिरोध का विमा ml2 t-3 a-2, याद रखिए, और रो का विमा ml3 t-3 a-2, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सर आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। अगर आपसे कोई पूछे, देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, एक मिनट, कहाँ गया? एक सेकंड प्यारे बच्चों, एक सेकंड रुक जाइए। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, पीछे आ जा, जा गया जो। तो ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का विमा हो गया। यहाँ पे देखिए क्या कह रहे थे, विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र। विशिष्ट प्रतिरोध का अगर सूत्र की बात करी जाए, विशिष्ट प्रतिरोध के सूत्र की बात करी जाए प्यारे साथियों, विशिष्ट प्रतिरोध के सूत्र की तो आपसे 2 बार पूछा है, 2021 और 2011 में। 2021 और 2011 में पूछा है विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र, जो कि कितना होता है? रो इज इक्वल टू, अभी आपने निकाला, आर इंटू ए अपॉन में एल, ये वाला सूत्र पूछेगा आपसे एग्जाम में। ये वाला सूत्र नहीं पूछेगा रो बराबर ही अपॉन में जे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व में अनुपात, ये तो परिभाषा हो गई, लेकिन आपसे पूछेगा क्या एग्जाम में? आपसे पूछेगा रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन में एल, ये फॉर्मूला पूछता है आपसे। ठीक है, आगे देखिए, इसका मात्रक ओम मीटर होता है। किसी धातु की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती, ये लाइन याद रखिएगा, किसी धातु का प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, यानी कि प्रतिरोधकता ताप पे निर्भर करती है। एक चीज और याद रखिए, प्रतिरोधकता अन्य किसी भी चीज पर नहीं निर्भर करती, प्रतिरोधकता 2 चीजों पर निर्भर करती है। कौन सी 2 चीजें हैं प्यारे साथियों, ध्यान से देखिएगा, कौन सी 2 चीजें हैं प्रतिरोधकता जिस पर निर्भर करती है? तो मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा, एक सेकेंड। 2 चीजों पर प्रतिरोधकता निर्भर करता है। पहली चीज है हमारे, पहली चीज है हमारी किस पे, एक सेकेंड, ठीक ठीक। तो 2 चीजों पर प्रतिरोधकता निर्भर करती है। पहली चीज है हमारी प्रतिरोधकता, जब भी हम लिखेंगे, प्रतिरोधकता आप जब भी लिखेंगे तो ये 2 कारकों पे निर्भर करेगी। पहला कारक कौन सा है? ताप, और दूसरा कारक है पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति से तात्पर्य क्या है? पदार्थ की प्रकृति से तात्पर्य है कि हमारा लोहे का पदार्थ है तो उसकी प्रतिरोधकता अलग होगी, सोने का पदार्थ है उसकी प्रतिरोधकता अलग होगी, चांदी का पदार्थ है उसकी प्रतिरोधकता अलग होगी। तो जो भी पदार्थ होगा उसकी प्रतिरोधकता अलग अलग होगी। सोने चांदी ये सब अगर अलग अलग पदार्थ है, उनकी प्रकृति अलग अलग है, तो फिर उनके लिए प्रतिरोधकता का मान, रो का मान अलग अलग होगा। ठीक है, बाकी आगे क्या कह रहा है, ताप पर निर्भर करेगा। प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर करती है, यानी कि ताप बढ़ाओ किसी भी धातु का, जैसे सोने का तार है या तांबे का तार है, अब अगर इसका ताप बढ़ाइएगा, ताप बढ़ाइएगा यानी गर्म करिएगा, तो इसका प्रतिरोधकता बढ़ेगा। ताप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रतिरोधकता के, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है, याद रखिए इस चीज को। ठीक है, तो ये बस 2 ही चीज है जिस पर प्रतिरोधकता निर्भर करती है, ताप पर और पदार्थ की प्रकृति पर। अगर आपसे कोई पूछे लिया है, लंबाई पर निर्भर करता है प्रतिरोधकता, क्षेत्रफल बढ़ाने पर निर्भर करेगा प्रतिरोधकता, बढ़ेगा कि घटेगा? लंबाई बढ़ाने पर, तार का खींचने पर क्या प्रतिरोधकता पर प्रभाव पड़ेगा?
कोई आपसे पूछ ले कि तार को खींचने पर प्रतिरोधकता क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, आप कहना कि कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्षेत्रफल के बढ़ाने पर क्या प्रतिरोधकता बढ़ेगा घटेगा, आपका कहना कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो याद रखिएगा प्रतिरोधकता सिर्फ दो ही चीजों पर निर्भर करती है, ताप पर और पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ बदलोगे तो प्रतिरोधकता बदल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। किसी तार का प्रतिरोधकता रो है तो तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो प्रतिरोधकता क्या होगी। 2014 में पूछा था, 2014 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि तार की प्रतिरोधकता रो है, तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है। तार को खींचकर उसका लंबाई 2 गुना कर दो, 10 गुना कर दो, प्रतिरोधकता वही रहेगा, क्योंकि तार उसी चीज का है ना, तार सेम तार है। अगर उसको सेम तार को खींच रहे हो तो पदार्थ तो बदला नहीं, खींचने पे ताप थोड़ी बदल जाएगा, गर्म थोड़ी हो जाएगा तार 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 का ताप भी नहीं बदला, ताप भी नहीं बदला और तो फिर प्रकृति भी नहीं बदली, वही तार है, प्रकृति कैसे बदलेगी, है ना। तो फिर हमारा उसके लंबाई खींचने पर, बड़ा खींचने पर, दोगुना करने पर, 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोधकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 2014 में आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपका आंसर होगा प्रतिरोधकता उतनी ही रहेगी जितनी प्रतिरोधकता पहले है, यानी कि प्रतिरोधकता उसकी रो ही बनी रहेगी, चाहे आप तार को खींच के 10 गुना कर दो। ठीक है, चलिए तो आपसे ये क्वेश्चन भी आपका बन गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका बन गया। तो सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आपसे बनते जाएंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा। व्यय विद्युत ऊर्जा कैसे निकालेंगे। व्यय विद्युत ऊर्जा, जैसे मान लीजिए कि इसके यहाँ पे आपने एक चालक लिया, चालक के सिरों पर आपने एक बैटरी लगा दी, एक बैटरी लगा दी। तो बैटरी काम क्या करती है पहले मैं आपको बता दूं। कोई भी बैटरी जो होती है प्यारे बच्चों, कोई भी बैटरी दुनिया भर की, वो बैटरी क्या करती है, आवेशों को प्रवाहित करती है, आवेशों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने का कार्य करती है। तो आवेशों को बैटरी एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो कार्य करती है, अगर वो कार्य W हो, आवेशों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो कार्य करती है बैटरी, वो कार्य अगर W हो, और खींचा गया आवेश, जैसे एक आवेश है Q आवेश है, उसको एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाया जा रहा है, बैटरी ले जा रही है। तो Q आवेश को अगर एक सिरे से दूसरे सिरे तक बैटरी ले जा रही है और W कार्य कर रही है, तो W अपॉन में Q हो जाएगा। इन्हीं दोनों का अनुपात आपने पढ़ रखा है, किसके बराबर होता है, जो बैटरी का वोल्टेज होगा V, जो भी बैटरी का वोल्टेज होगा वो बैटरी के वोल्टेज V के बराबर होगा। यानी बैटरी का जो वोल्टेज, अगर ज्यादा वोल्ट की बैटरी है तो आवेश को खींचने में, ज्यादा वोल्ट की बैटरी है यानी आवेश को खींचने में ज्यादा कार्य करेगी, जल्दी तेजी से खींच लेगी आवेशों को। तो यहाँ पे V बराबर W अपॉन में Q हो गया प्यारे बच्चों। यहाँ पे याद रखिएगा, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, बहुत आसान फॉर्मूला है। किसी भी बैटरी का जो कार्य होता है, बेसिक कार्य होता है, वो यही होता है कि आवेशों को प्रवाहित करे, पूरा जो हमारा चालक तार है, चालक में आवेशों को प्रवाहित करने में कार्य करती है। ठीक है, वो जो कार्य करती है, जो ऊर्जा व्यय करती है, जो ऊर्जा खर्च करती है, यही बैटरी का प्रमुख कार्य है। ठीक है, तो हमारा कोई भी बैटरी है, कोई भी सेल है, वो आवेशों को पूरे चालक में घुमाने का जो कार्य कर रही है वो कार्य W है। Q आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक घुमा रही है, तो हमारा आवेश Q हो गया। इन्हीं दोनों का जो अनुपात होता है वो बैटरी का विभवांतर या विभव होता है, जो बैटरी के विभवांतर, यानी एक सिरे का विभव उच्च है, दूसरे सिरे का विभव निम्न है। बैटरी ये भी काम करती है, बैटरी यही कार्य करती है। आवेश कैसे एक सिरे से दूसरे सिरे जाता है, वास्तव में बैटरी एक सिरे के विभव को उच्च कर देती है, दूसरे सिरे के विभव को निम्न कर देती है, जिसके कारण से जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उच्च से निम्न की तरफ, उच्च सिरे से निम्न सिरे की तरफ गति करते रहते हैं। तब तक गति करते रहते हैं जब तक कि बैटरी का वोल्टेज बराबर नहीं हो जाएगा। और जब बैटरी खराब हो जाएगी, बैटरी खराब हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों सिरों का वोल्टेज बराबर हो जाता है, तो आवेश फिर गति करना बंद कर देते हैं, बैटरी खराब हो जाती है। ठीक है, चलिए तो V बराबर W अपॉन में क्यों, यहाँ से कार्य बराबर अगर आप निकालोगे कि बैटरी को कितना काम करना पड़ा एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में, तो W बराबर यहाँ से निकालिएगा तो W बराबर हो जाएगा V इंटू में Q, ये हो जाएगा। और अगर आप Q की जगह I इंटू टी रखे, क्योंकि आपको पता है I बराबर होता है Q अपॉन में T, आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, ये फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा है तो यहाँ से Q बराबर आप ये भी निकाल सकते हैं I इंटू टी, I इंटू टी। तो Q बराबर I इंटू टी का जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दीजिए Q की जगह पे, तो V इंटू में I इंटू में T, ये आपका मान आ गया W का। आपको मैं बता दूं, ये जो कार्य करना पड़ा है प्यारे बच्चों, ये जो कार्य करना पड़ा है, इस कार्य को करने की दर ही क्या कहलाती है प्यारे साथियों, कार्य करने की दर ही विद्युत शक्ति कहलाती है। कोई भी बैटरी कितने समय में कितना कार्य करती है, कितने समय में कार्य करती है, कितना कार्य करती है। मान लो कि 2 जूल कार्य करती है, वो 1 सेकंड लेती है। कोई बैटरी 2 जूल काम करती है, 1 सेकंड लेती है, जबकि दूसरी बैटरी है 2 जूल को काम करने में 10 सेकंड ले रही है। तो किसकी शक्ति ज्यादा होगी, जो कम समय में ज्यादा काम कर दे उसी की शक्ति ज्यादा होती है। मान लो आपके घर में 2 मजदूर हैं, एक मजदूर जो है एक दीवार को बनाने में लेता है 1 दिन लेता है, लेकिन दूसरा मजदूर है उसी एक दीवार को बनाने में सिर्फ लेता है 2 घंटे।
तो कौन ज्यादा शक्तिशाली होगा, कौन जल्दी काम कर रहा है, किसके अंदर शक्ति ज्यादा है? तो जो 2 घंटे लेता है उसके अंदर शक्ति ज्यादा होगा ना। जो पूरा पूरा दिन ले रहा है दीवार को बनाने में उसके अंदर कहाँ शक्ति ज्यादा होगा, है ना। तो याद रखिएगा, तो बैटरी की शक्ति क्या होती है, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर, कितनी ऊर्जा की क्षय करती है बैटरी किसी भी विद्युत परिपथ में, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। ऊर्जा क्षय होने की दर यानी कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर होता है W अपॉन में T, यानी कार्य बटे में समय। जितना समय लगा, जितने समय में उसने काम किया। मान लो अगर एक दीवार बनाई और एक दीवार को बनाने में 20 जूल काम करना पड़ा, 20 जूल मान लीजिए उदाहरण स्वरूप 20 जूल काम करना पड़ा। अब इस 20 जूल को काम करने में अगर उसे 2 मिनट का समय लगा तो कितना कार्य किया, कितने समय में किया, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। उस बैटरी की शक्ति कहलाएगा। तो बैटरी की शक्ति P बराबर W अपॉन में T हो जाएगा। अगर मैं इसके और फॉर्मूले की बात करूं तो P बराबर चूंकि W अपॉन में T होता है प्यारे बच्चों, W की जगह आपने रखा VIT, अभी आपने निकाला ना VIT रखा, और बटे में तो T है, T से T कट जाएगा, ये आ जाएगा V इंटू में I। तो P बराबर एक फॉर्मूला हमें मिल गया VI। और अगर इसी में I की जगह हम निकाल दें, ओम का नियम रख दें, तो V बराबर आप I इंटू आर भी तो लिख सकते हैं। V बराबर क्या आप I इंटू आर नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो V की जगह अगर हम I इंटू आर लिख दें तो P बराबर हो जाएगा I इंटू आर इंटू में I, ये हो जाएगा, जिसके हिसाब से I इंटू आई क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर क्या बन जाएगा, यहाँ पे P बराबर बन जाएगा हमारे पास आई स्क्वायर आर बन जाएगा, ये हो गया। और अगर यहाँ पे I की जगह V अपॉन आर रख दें, आई की जगह हम क्या रख सकते हैं, देखिए V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है ना, तो आई की जगह क्या हो जाएगा, आई की जगह हो जाएगा V अपॉन में आर। अगर हम आई की जगह V अपॉन आर रख दें, आई की जगह V अपॉन आर रख दें, तो फिर हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, आई की जगह आप जैसे V अपॉन आर रखोगे एक और फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, P बराबर जैसे ही आई की जगह V अपॉन आर रखोगे तो V ऊपर मल्टीप्लाई होकर V स्क्वायर बन जाएगा, नीचे आर हो जाएगा, तो V स्क्वायर अपॉन आर मिल जाएगा। तो आपके P के कई सारे फॉर्मूला मिल गए, एक VI मिल गया, एक V स्क्वायर अपॉन आर मिल गया, एक आई स्क्वायर अपॉन आर मिल गया। 3 फॉर्मूले आपके P के मिलके तैयार हो गए। तो याद रखिएगा, इसी तरीके से फॉर्मूले हमारे बन जाते हैं और कहीं से फॉर्मूले आते थोड़ी है। अगर आपसे कोई पूछे परिपथ में व्यय शक्ति, व्यय शक्ति तो आपने निकाल लिया, लेकिन अगर कोई आपसे ऊष्मा पूछ ले, कितनी ऊष्मा आपने खर्चा करी बैटरी में, मतलब कि अगर देखे जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक सिरे से दूसरे सिरे जाते हैं, जब सर्किट में एक सिरे से दूसरे सिरे इलेक्ट्रॉन्स जाना प्रारंभ करते हैं, आवेश जो है बैटरी जो है इन आवेशों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाना शुरू करती है, तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों के बीच में होती है टक्कर, और टक्कर होने से इनकी जो ऊर्जा है, इनके जो निरंतर जो टकराव होता रहता है, टकराव होता रहता है, मार इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, इधर से इधर, बैटरी नचाती रहेगी। बैटरी का तो काम है इलेक्ट्रॉनों को नचाना, इलेक्ट्रॉनों को घुमाना। इलेक्ट्रॉन घूमते 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 निरंतर आपस में टकराते रहते हैं। टकराते टकराते जो है, इसके अंदर जो टक्कर के कारण एक ऊष्मा पैदा होती है, एक हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है। हमारा जो चालक है वो गर्म होने लगता है। चालक क्या होने लगता है, हीट होने लगता है, गर्म होने लगता है। प्रतिरोध के कारण, वास्तव में इसका खुद का प्रतिरोध है जिसके कारण ये गर्म होने लगता है। ये नहीं चाहता ना कि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो, तो इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को रोकने के लिए इसका जो खुद का प्रतिरोध होता है, जो इसकी खुद की ताकत होती है, वही क्या करती है, यहाँ पे ऊष्मा पैदा कर देती है, हीट पैदा कर देती है। तो यहाँ पे जो हीट पैदा होती है, हीट का भी फॉर्मूला यही है। हीट का अगर निकालोगे, उत्पन्न ऊष्मा का फॉर्मूला निकालोगे कि कितना ऊष्मा पैदा हुआ है, यहाँ पे उत्पन्न ऊष्मा का अगर फॉर्मूला निकालोगे H इज इक्वल टू, तो ये W ही है, ये W ही है, ठीक है। कार्य से ही तो ऊष्मा पैदा हुई थी, जो कार्य कर रहा था बैटरी के कार्य करने की वजह से ही तो ऊष्मा पैदा हुई थी। तो जो कार्य है वही हीट है, H है, HW है, तो V इंटू आई इंटू में T है प्यारे बच्चों, ये है। अगर ये तो जूल में आ गई आपकी, ये तो किस में आ गया, जूल में आ गया कार्य। आप चाहो तो इसमें क्या रख सकते हो, V की जगह वैल्यू रख सकते हो, V की जगह आई आर रख सकते हो, V की जगह आई आर रख दो, आई आर रख दो, ठीक है। I इंटू में T और है, तो I इंटू आई मल्टीप्लाई होकर आई स्क्वायर आर टी बन गया। उत्पन्न ऊष्मा का ये फॉर्मूला होता है, उत्पन्न ऊष्मा का ये फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये तो जूल में है, इसको अगर आप 4.2 से डिवाइड कर दो तो ये आपका किस में आ जाएगा, कैलोरी में आ जाएगा। आंसर आपका कैलोरी में आ जाएगा, तो ये कैलोरी में आ जाता है। बस इतनी सी अंतर है। आप इसी वैल्यूज को पुट करके, जहाँ पे V है, जहाँ पे I है, I की जगह अगर आप कुछ भी रख दो, I की जगह V अपॉन में R रख दो, I की जगह जैसे ही V अपॉन में R रखोगे तो V स्क्वायर अपॉन में R इंटू टी हो जाएगा। I की जगह जैसे ही V अपॉन में R रखोगे तो H का एक और फॉर्मूला निकल के आएगा, कितना हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन में R इंटू में टी। ये तो आ जाएगा जूल में, ये किस में रहेगा, जूल में रहेगा। लेकिन अगर आप इसे भी 4.2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका कैलोरी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारे पास, इतनी चीजें हमने सीख ली। अब जो है क्या चीज बची है, देखते हैं।
1 किलोवाट विद्युत शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में वह विद्युत ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। 3 बार पूछा है आपसे परीक्षा में, देखिए 3 बार आपसे पूछा है, 3 बार पूछा है 2010 में, 2015 में, 2020 में। क्या पूछा है कि अगर 1 किलोवाट विद्युत शक्ति वाले विद्युत परिपथ में 1 किलोवाट शक्ति वाले 1 किलोवाट विद्युत शक्ति वाले 1 किलोवाट में कितना होता है, 1000 वाट होता है। 1000 वाट जो शक्ति वाला परिपथ है उसको 1 घंटा में व्यय विद्युत ऊर्जा, 1 घंटा में जितनी भी ऊर्जा व्यय करता है उसे क्या कहते हैं, 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे अगर आप निकालें एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा ऐसे आप लिख लीजिए। किलोवाट घंटा को आप ऐसे लिखते हैं 1 किलोवाट KWH, किलोवाट घंटा ऐसे लिखते हैं KWH, किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होता है तो आप जान सकते हैं 1 किलो में कितना हो जाएगा बेटा, किलोवाट में 1000 वाट हो जाएगा। 1 किलोवाट में 1000 वाट। 1 घंटा में कितना मिनट हो जाएगा, 1 किलोवाट 1 घंटा में कितना मिनट हो जाएगा, आप जानते हैं 60 गुणे 60, 60 गुणे 60 सेकंड होता है। 1 घंटा में 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, 60 गुणे 60, ठीक है। इतना जूल ऊर्जा जो है आती है, इतना जूल ऊर्जा आती है, इतना जूल ऊर्जा आती है। 6 छंग 36 कितना हो गया, 1000। 1000 को आप लिख लीजिए 10 की घाते 3 लिख लीजिए, गुणे 6 छंग 36, 36 लिख लीजिए। 36 को आप ऐसे लिखिए 3.6 इंटू 10 की पावर 3 ऐसे लिखिए जूल। 6 छंग 36 हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा, पॉइंट एक शिफ्ट करोगे 36 में, 3.6 इंटू 10 की पावर 3। अच्छा आप इसको और देखिए, 3.6 आगे कर लीजिए और 10 की घाते 3, 10 की घाते 3 मिल करके कितना हो गया, 10 की घाते 6 जूल बन के आता है। तो ऊर्जा हमारी कितनी आती है, 6 जूल ऊर्जा। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। पहले तो ये याद रखिए। अभी आपने देखा ना P बराबर W अपॉन में T, तो T जो है R है, घंटा है, और P क्या है, किलोवाट है। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्य निकल के आएगा। किलोवाट घंटा जब मल्टीप्लाई होगा तो कार्य बचेगा, कार्य निकलेगा। कार्य ही जूल में आता है, जूल में आता है, देखो आप देख सकते हो। तो वास्तव में कार्य और ऊर्जा एक ही चीज है। जो कार्य करना पड़ता है वही तो ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। जो बैटरी काम कर रही है इलेक्ट्रॉनों को घुमाने में, वही तो ऊर्जा में कन्वर्ट होती है ना। तो यहाँ पे 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल ये जो कार्य आया है, ये जो ऊर्जा है, यही क्या कहलाती है, 1 किलोवाट घंटा कहलाती है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर है, तो आपका आंसर होगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होगा। P बराबर W अपॉन T फॉर्मूले से निकल के आता है। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत शक्ति का सूत्र, विद्युत शक्ति का सूत्र अब आप निकाल चुके हैं। P बराबर V स्क्वायर अपॉन में R आप लिख सकते हैं। P बराबर आप लिख सकते हैं कितना, VI लिख सकते हैं। P बराबर आप और क्या लिख सकते हैं, I स्क्वायर R लिख सकते हैं। इतनी सारी चीजें आपके फॉर्मूले मैंने निकाल दिए, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले मैंने आपके निकाल दिए P के। अच्छा मात्रक इसका क्या होता है, 1 वाट होता है, जो कि 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। 1 वाट जो होता है 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। P बराबर W अपॉन T भी तो एक फॉर्मूला है, P बराबर W अपॉन T भी तो एक फॉर्मूला है। तो W अपॉन T से यहाँ पे अगर 1 जूल और 1 सेकंड रख दें, कार्य का मात्रक जूल होता है, तो 1 जूल अगर 1 सेकंड में कार्य हो रहा हो, बैटरी अगर 1 जूल कार्य कर रही है 1 सेकंड में, तो बैटरी का जो पावर होगा, बैटरी का जो शक्ति होगा, वो कहलाएगा 1 वाट का। तो बैटरी का शक्ति क्या कहलाएगा, 1 वाट का कहलाएगा। अगर बैटरी 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करती है, 1 जूल कार्य करती है, तो JS -1 हो जाएगा। S ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये भी तो इसका एक मात्रक बन जाएगा ना, ये भी इसका एक मात्रक बनेगा। विद्युत हीटर में जिस तत्व का प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो निकिल और क्रोमियम का मिलाकर के एक मिश्र धातु बनती है, नाइक्रोम, नाइक्रोम कहलाती है। नाइक्रोम मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों हमारे विद्युत हीटर में। इसलिए मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, ताकि यहाँ पे क्या होता है, मिश्र धातु का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जो मिश्र धातुएं होती हैं उनका प्रतिरोध उच्च होता है। जब किसी भी धातु का प्रतिरोध उच्च होता है, तो जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण उसमें ऊष्मा उतनी ही ज्यादा उत्पन्न होगी, हीट उतनी ज्यादा उत्पन्न होगी। जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उतनी ज्यादा उसमें हीट उत्पन्न होगी। तो ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होता है मिश्र धातुओं में, इसीलिए ज्यादा हीट उत्पन्न होती है। और हीटर किस काम में आता है, हीटर हीट ही तो उत्पन्न करने के काम में आता है। विद्युत धारा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलने के ही तो काम में आता है हीटर। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलने के काम में आता है हीटर। तो जितना ज्यादा स्प्रिंग उसी की बनती है, जो हीटर में आपने स्प्रिंग देखी है, वो नाइक्रोम मिश्र धातु की बनती है। नाइक्रोम मिश्र धातु में ज्यादा प्रतिरोध होता है, ज्यादा प्रतिरोध होने की वजह से ज्यादा गर्म करता है, ज्यादा गर्म करता है, ठीक है। तो हीटर हमारा किसका बनता है, नाइक्रोम का बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड, कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कलर कोड, कलर कोडिंग पूछ रहा है।
कलर कोडिंग प्यारे बच्चों बहुत आसान टॉपिक है। जैसे यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला बस याद रख लीजिए, ये फॉर्मूला a इंटू बी गुणा 10 की घाते c। क्या फॉर्मूला है? a इंटू बी गुणा 10 की घाते c प्लस माइनस d%, प्लस माइनस d%। ए बी सी डी, यहाँ पे चार चीजें हैं, ए बी सी डी, ये चार जो है कलर को प्रदर्शित करेंगे, कलर को प्रदर्शित करेंगे। जैसे यहाँ पे आपने इस तरीके से छोटे छोटे प्रतिरोध देखे होंगे, बहुत छोटे छोटे प्रतिरोध होते हैं, खिलौने गाड़ी में होते हैं, कोई इलेक्ट्रिक एप्लियंस है आपके घर में, विद्युत उपकरण है, तो विद्युत उपकरण में आपके छोटे छोटे इस तरीके से प्रतिरोध होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। उसके ऊपर आप देखेंगे तो बारीक बारीक छोटे छोटे महीन महीन अलग अलग रंग की पट्टियां होती हैं, छोटी छोटी पट्टियां होती हैं। वो पट्टियां कुल 4 होती हैं। कितनी पट्टियां होती हैं? 4। किसी किसी में 3 ही पट्टी होती है, एक होती ही नहीं है चौथी पट्टी, लेकिन बाकी सब में ज्यादातर में 4 पट्टियां होती हैं। कौन कौन सी पट्टियां होती हैं? पहले रंग की जो पट्टी होती है, ये वाली जो पहले रंग की पट्टी होती है यहाँ पे, उसको ए बोलते हैं। दूसरे रंग की जो पट्टी होगी यहाँ पे वो बी की तरह व्यवहार करेगी। तीसरे रंग की पट्टी यहाँ पे सी की तरह व्यवहार करेगी। चौथे रंग की पट्टी जो होती है वो डी। पहले 3, जो पहले 2 होती हैं वो तो इकाई और दहाई के अंक, प्रतिरोध का मान बताने के काम में आती है ये पट्टियां। पहले बता तो दूं आपको, देखिए वास्तव में क्या होता है ना, जो हमारा छोटा छोटा प्रतिरोध होता है किसी भी सर्किट में, अगर करंट बहुत ज्यादा बहने लगी तो उसको मैनेज करने के लिए, उस करंट को मैनेज करने के लिए हम उसमें प्रतिरोध लगाते हैं। इस तरीके से बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो इसमें कितने ओम का प्रतिरोध है ये लिखना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत छोटे हैं। तो कितने ओम का प्रतिरोध है ये हम इसमें छोटा छोटा कैसे लिखेंगे? तो इसलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं ना प्यारे बच्चों, इसे हम लोग कलर कर देते हैं, इसमें छोटी छोटी महीन महीन पट्टियां कलर कर देते हैं, 4 कलर कर देते हैं, 4 रंग की पट्टी बना देते हैं। ये पहले रंग की पट्टी, दूसरे रंग की पट्टी, तीसरे रंग की पट्टी, चौथे रंग की पट्टी। इन कलर को देख करके हम बता देंगे कि हमारा जो प्रतिरोध है ये कितने ओम का है, कितने ओम का प्रतिरोध है, ये हम लोग इस कलर को देख करके बता देंगे। तो अगर किसी प्रतिरोध में 4 पट्टी बनी हुई है, पहली पट्टी हमारी कैसी बनी हुई है? लाल है। दूसरी पट्टी हमारी कैसी है? नीली है। तीसरी पट्टी हमारी कैसी है? हरी है। और चौथी पट्टी हमारी सुनहली है। कैसी है? सुनहरी है, यानी गोल्डन है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि बताइए इस प्रतिरोध का मान कितना होगा, कितने ओम का ये प्रतिरोध है बताइए। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेते हैं बड़े आसानी से कि कितने ओम का प्रतिरोध है। ए बी गुणे 10 की घाते सी प्लस माइनस डी% से, इस फॉर्मूले से हम लोग बड़े आसानी से निकाल लेते हैं कि कितने ओम का प्रतिरोध है। यहाँ पे बड़े ही आसानी से देख के कैसे निकालेंगे सर? तो भैया यहाँ पे देखिए, जब भी हम देखेंगे लाल नीला हरा पीला रंग की पट्टियां हैं, तो सबसे पहले आपको एक कोड याद रखना होगा। वो कोड कैसा है? वो कोड देखिए, मैं लिख रहा हूँ बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। क्या हो जाएगा? वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब देख लीजिए फटाफट। जैसे बी फॉर होता है ब्लैक, ब्लैक रंग। ये होता है बी फॉर ब्राउन रंग। ये आर फॉर रेड हो जाएगा। ये आर फॉर ओ फॉर ऑरेंज हो जाएगा, ऑरेंज नारंगी रंग। ये हो जाएगा येलो, वाई फॉर येलो, याद रखिए। ये जी फॉर हो जाएगा ग्रीन, हरा। ये बी फॉर हो जाएगा ब्लू हो जाएगा। ये वी फॉर हो जाएगा वायलेट, ये वी फॉर वायलेट हो जाएगा, वायलेट रंग जानते हैं ना। और ये जी फॉर हो जाएगा ग्रे रंग। ये डब्ल्यू फॉर होता है वाइट रंग। तो इतना आपको याद रखना है। जी गोल्डन तो एक पूरा सुनहरा रंग हो गया, सिल्वर एक चांदी का चमकीला रंग हो गया, ठीक है। और नेकलेस मतलब होता है, एन फॉर होता है नो कलर, कोई कलर है नहीं है, मान लो कोई कलर नहीं है। वी फॉर वायलेट, जी फॉर ग्रे, डब्ल्यू फॉर वाइट, और जी फॉर ग्रीन, डब्ल्यू फॉर ब्लू, बी फॉर ब्लू। तो ये याद रखने का तरीका है। बी का जो रंग नंबर दिया गया है वो 0 दिया गया है, इस बी को दिया गया है 1, इस बी को दिया गया है 2, इस बी को दिया गया है 3, इसको दिया गया है 4 अंक, इसको दिया गया है आपको 5 अंक, इसको दिया गया है, इसको 6 अंक दिया गया, इसको 7 अंक दिया गया, इसको 8 अंक दिया गया, इसको 9 अंक दिया। ये सब जो है गोल्डन सिल्वर, इसका कोई मतलब नहीं है, वेयरिंग बस ऐसे ही था, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसमें कोई भी कोड नहीं है।
गोल्डन का जो जी है मतलब सुनहरा जो रंग होता है, सुनहरा रंग, और जो चमकीला चमकीला होता है चांदी जैसा, और हमारा या फिर नेकलेस या नो कलर हो, ये जो तीसरा नंबर है ना वो यहाँ पे फॉर्मूले में यहाँ पे दर्शाते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में यहाँ पे देखिए a इंटू बी गुणे 10 की घाते c d%, ये जो d% है ना, d%, ये चौथी पट्टी, ये चौथी पट्टी, ये चौथी पट्टी तीन कलर की हो सकती है। कौन कौन से तीन कलर हैं? या तो ये गोल्डन रंग की होगी, या तो चौथी पट्टी गोल्डन रंग की होगी, या तो सिल्वर रंग की होगी, सिल्वर रंग की होगी, या तो कोई कलर नहीं होगा, नो कलर होगा, नो कलर होगा। तीन रंग की हो सकती है चौथी पट्टी, ठीक है, तीन रंग की चौथी पट्टी हो सकती है। चौथी पट्टी हमेशा याद रखिए टॉलरेंस पावर, यानी एक प्रतिरोध का सहन क्षमता बताते हैं। चौथी पट्टी हमारी बताती है कि वो प्रतिरोध कितना और सहन कर सकता है, उसके अंदर कितना सहन क्षमता है। जितना ओम का है वो तो ठीक है, इस इतने ओम के अलावा और कितने ओम का इसके अंदर सहन क्षमता होता है। तो ये प्लस प्लस माइनस क्या बताता है? इतना ऊपर इतना नीचे इसके अंदर सहन क्षमता है अभी भी, ठीक है, इतने ओम का तो है लेकिन इससे ऊपर नीचे भी इसकी थोड़ी बहुत सहन क्षमता है। तो प्लस माइनस d% ये बताता है, ठीक है, कितने परसेंट का ऊपर नीचे इसमें सहन क्षमता है। अगर कोई सहन क्षमता नहीं है, जितना ओम का बताया गया सिर्फ उतना ही ओम का है, तो चौथी पट्टी इसमें होगी ही नहीं, चौथी पट्टी नो कलर होगी, ठीक है। और सॉरी, चौथी पट्टी अगर नो कलर है तो नो कलर का और ज्यादा क्षमता है, सॉरी भूल गया। चौथी पट्टी जो गोल्डन है गोल्डन का 5% सहन क्षमता होता है, सिल्वर का होता है बेटा 10% का सहन क्षमता, और जो नो कलर होता है सबसे ज्यादा सहन क्षमता होता है, 20% का सहन क्षमता होता है सर, याद रखिएगा। अगर कोई कलर नहीं है चौथी वाले में तो उसका सबसे ज्यादा सहन क्षमता है, यानी कि 20% उसका सहन क्षमता होगा। बात समझ में आया? तो चलिए अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास यहाँ पे रंग दिया हुआ है, पहला रंग लाल दिया हुआ है, तो बताइए पहला रंग अगर लाल है तो एक फॉर्मूला है आपका a इंटू बी गुणे 10 की घाते c प्लस माइनस d%। तो अगर मेरे पास सारे रंग पता है तो लाल रंग के हिसाब से पहला ए क्या बनेगा? ए क्या बनेगा बताइए? ए क्या है? और लाल रंग का देखिए दो, दो है, तो ए की जगह रखिए दो। बी क्या है? दूसरे रंग की पट्टी, दूसरे रंग की पट्टी क्या बताती है? नीला रंग बताती है। तो दूसरे रंग की पट्टी अगर नीली है, नीली नीला कहाँ है? ब्लू, ब्लू देखिए 6 दिया हुआ, ब्लू का 6 दिया हुआ है, तो ब्लू का 6 दिया है तो बी की जगह रख दीजिए 6 गुणा 10 की घाते सी। सी क्या है? तीसरे रंग की पट्टी है, तीसरे रंग की पट्टी हमें सी बताएगी। सी कैसी है? हरी है, हरी है। तो अगर हरी है तीसरे रंग की पट्टी तो हरा कौन है? ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन का क्या बताएगा? 5 बताएगा, यानी 10 की घाते 5 हो गया, 10 की घाते 5 हो गया। प्लस माइनस d%, कितने परसेंट की सहन क्षमता है उसमें? प्रतिरोध अपना खुद का है लेकिन कितने परसेंट की सहन क्षमता है? तो d% यानी चौथी पट्टी किसके रंग की है? सुनहरी रंग की है प्यारे बच्चों, सुनहरी रंग की है। तो सुनहरी रंग की परसेंट में कितना क्षमता है बताइए? 5% की क्षमता है। गोल्डन जो होता है 5% की सहन क्षमता बताता है, सिल्वर 10% की सहन क्षमता बताता है, और नो कलर जो होता है नेकलेस का n यानी नो कलर, वो 20% की सहन क्षमता बताता है। कितनी सहन क्षमता है? इसके अलावा भी इतना सहन कर सकते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे देख लेंगे डी का हमारा कितना दिया? सुनहरी, यानी कि 5% की इसमें सहन क्षमता भी। तो अगर आपका इस तरीके से कोई प्रतिरोध दे दे और उसमें कुछ कलर ऐसे पट्टियां हो जाएं, कुछ कलर की पट्टियां निकल आए, और आपसे कोई पूछे कितना ओम का प्रतिरोध है, बताओ, प्रतिरोध को दिखा के कोई पूछे बताओ कितना ओम का प्रतिरोध है, तो क्या आप निकाल पाओगे कितना ओम का प्रतिरोध है? देखो 26 गुणे 10 की घाते 5 प्लस माइनस 10%, 5%, इतने ओम का प्रतिरोध आपको दिया गया है। अगर आपके पास प्रतिरोध में लाल, नीली, हरी और सुनहरी रंग की पट्टियां हैं तो बड़े आराम से आप प्रतिरोध को देख करके बता सकते हो, उसके रंग के पट्टियों को देख करके बता सकते हो कि ये प्रतिरोध कितने ओम का है। इस काम में आता है हमारा कलर कोडिंग, किस काम में आता है? कलर कोडिंग। और कलर कोडिंग की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि प्रतिरोध बहुत छोटे होते हैं, उस पर कितने ओम का है ये मान लिखना, इतना बड़ा मान लिखना इस पर बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर दिखेगा नहीं ना कितने ओम का प्रतिरोध है। इसलिए इस पर कलर की पट्टियां बना दी जाती हैं छोटी छोटी, इन पट्टियों को देख करके, कलरफुल पट्टियों को देख के हम जान जाते हैं कितने ओम का प्रतिरोध है, ठीक है। इसलिए कलर कोडिंग हमारी जरूरत पड़ती है। आगे देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन, आगे पढ़ते हैं। संयोजन प्यारे बच्चों, संयोजन आप जानते हैं कि अगर श्रेणी क्रम में अगर तीन प्रतिरोध है, मान लीजिए कि R1 है, R2 है और R3 है, तीन प्रतिरोधों को अगर हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है R1, R2 और R3 को, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है प्यारे बच्चों, तुल्य प्रतिरोध, उसका फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये इसका सूत्र होता है। लेकिन अगर यही तीन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, समांतर क्रम में अगर तीन प्रतिरोधों को जोड़ दिया जाए, ऐसे ऐसे करके ऐसे समांतर क्रम में जोड़ा जाए, तीन प्रतिरोधों को अगर हम समांतर क्रम में अगर जोड़ दें, ऐसे समांतर क्रम में जोड़ दें, R1 ये है, R2 ये है और R3 ये है, इनको अगर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है। 1/R1, 1/R2, 1/R3, इन तीनों में
ऐसे क्रम में जो समांतर क्रम होता है, याद रखिए कुछ चीजों को याद रखिए, श्रेणी क्रम में क्या क्या कॉमन रहता है और क्या क्या बंटवारा नहीं होता। श्रेणी क्रम में हर एक प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज का बंटवारा होता है, वोल्टेज का V का बंटवारा होता है। कोई भी अगर इसके सिरों को अगर किसी भी वोल्ट की बैटरी से जोड़ोगे तो बैटरी का जितना भी वोल्ट होगा, मान लो 20 वोल्ट की बैटरी है तो 20 वोल्ट में से कुछ हिस्सा यहाँ पे चला जाएगा, कुछ वोल्टेज यहाँ, कुछ वोल्टेज यहाँ। वोल्टेज का बंटवारा करती है श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध होते हैं सारे। ठीक है, श्रेणी क्रम में वोल्टेज का क्या होता है, बंटवारा होता है, वोल्टेज का बंटवारा होता है। यहाँ पर वोल्टेज बढ़ जाएगा, V1 वोल्टेज यहाँ आ जाएगा, V2 वोल्टेज यहाँ आ जाएगा, V3 वोल्टेज इसके सिरे पर आ जाएगा, वोल्टेज का बंटवारा। जबकि धारा यहाँ पे सब में समान रहती है, जो करंट होती है वो सब में समान बहती है, धारा समान बहती है, सब में धारा समान बहेगी। यानी पहले वाले में भी IA करंट बहेगी, दूसरे में भी I करंट बहेगी, तीसरे में भी I करंट बहेगी। यहाँ I का यहाँ पे I1 I2 I3 नहीं होता, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा होता है। देखिए आपसे एक बार क्वेश्चन भी पूछा था कि समांतर क्रम में कौन सी राशि समान होगी, कौन सी राशि समान होगी, ऐसे क्वेश्चन भी पूछा था। तो श्रेणी क्रम में कौन सी राशि समान होगी, श्रेणी में समान होगी धारा, वोल्टेज समान नहीं होता, वोल्टेज का बंटवारा होता है। ठीक है, इसमें कौन सी राशि समान होगी, इसके सिरों पर जितने भी वोल्टेज की आप बैटरी लगाइएगा, जितने भी वोल्टेज की बैटरी लगाइएगा प्यारे साथियों, उतना ही वोल्टेज V1 के सिरों पर भी आ जाएगा, उतना ही वोल्टेज इसके सिरों पर भी, उतना ही वोल्टेज इसके सिरों पर भी, उतना ही वोल्टेज इसके सिरों पर भी। सब में V1 सब में V वोल्टेज इसके समान सिरों पर बढ़ जाता है। अगर V वोल्ट की बैटरी लगाया है ना आपने इसके सिरों पर, और इसके चूंकि समांतर क्रम में सारे सारे हैं, तो जितने वोल्ट की आप बैटरी लगाओगे उतना ही वोल्टेज सबके समान सिरों पर बंटवारा हो जाता है। समान समान मतलब बंटवारा नहीं होता, सबके ऊपर समान समान आरोपित हो जाता है। जितने वोल्ट की बैटरी होती है उतना ही वोल्टेज समान आरोपित हो जाता है। 20 वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो 20 वोल्टेज यहाँ पे भी होगा, 20 वोल्टेज यहाँ पे, 20 वोल्टेज यहाँ पे। इसलिए जो घर की वायरिंग होती है, पूरे घर की जो वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में होती है। इसलिए टीवी को भी उतना ही वोल्टेज मिल रहा होता है, बल्ब को इतना ही वोल्टेज मिल रहा होता है, फ्रिज को भी उतना ही वोल्टेज मिल रहा होता है, सब सब समान वोल्ट पे होते हैं। तो आगे देखिए, यहाँ पे क्या होता है ना, इस वाले समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जो समान होता है, समान होता है सारे प्रतिरोधों में, जो समान होता है समांतर क्रम में वो होता है वोल्टेज। यानी वोल्टेज सारे प्रतिरोधों के सिरों पर समान बढ़ता है, बढ़ता क्या है, समान होता है। ठीक है, अच्छा, और इसमें बंटवारा किसका होता है, बंटवारा किसका होता है, इसमें बंटवारा होता है प्यारे बच्चों धारा का, धारा का बंटवारा होता है। धारा यहाँ पे बढ़ती है, धारा का यहाँ पे बंटवारा होता है। माने बैटरी से जो भी करंट निकल के आएगी, बैटरी से जितनी भी करंट निकलेगी, जितनी भी पावर निकलेगी, आई धारा निकलेगी, वो धारा यहाँ पर जाते ही, वो धारा यहाँ पे जाते ही, 3 प्रतिरोध जुड़े हैं तो 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी, 3 प्रतिरोध जुड़े हैं तो 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे धारा का क्या होता है, बंटवारा होता है, धारा बढ़ती है और वोल्टेज समान रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा। 12 ओम के 4 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इस प्रकार के 3 संयोजनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध कितना होगा, 2018 में दिया है। आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या कह रहा है, 12 ओम के 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, सबको समांतर क्रम में जोड़ दीजिए 12 ओम के 4 प्रतिरोध। मैं आपको डायग्राम बना के दे देता हूँ। 12 ओम के 4 प्रतिरोध इस तरीके से, 12 ओम में भी है, 12 ओम में भी है, 12 ओम में भी है, 12 ओम में भी, सारे के सारे 4 प्रतिरोध किस में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। 12 ओम के 4 प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस प्रकार के 3 संयोजनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इस प्रकार के 3 संयोजन श्रेणी क्रम में है, मतलब यहाँ पे इसके आगे भी एक और है। 12 ओम, 12 ओम, 12 ओम, 12 ओम। ठीक है, तो 12 12 12 ओम, सारे 12 12 ओम हैं, सारे 12 12 ओम हैं, और सबको किस में जोड़ दिया गया है, श्रेणी में। यहाँ पे भी वैसा ही सिस्टम है, यहाँ पे भी वैसा ही सिस्टम है, 12 12 और फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद 12, ऐसे करके ये सारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, सब 12 12 ओम के जुड़े हुए हैं एक साइड से, 12 12 12 और 12 ओम। 3 संयोजन हो गए, इसी तरीके से 3 संयोजन हो गए। मैं आपके अगर सॉल्व करना चाहूँ तो मैं पहले इन सबको समांतर क्रम में जोड़ूंगा, एक, फिर इनको समांतर क्रम में जोड़ूंगा एक, फिर इसको समांतर क्रम में जोड़ूंगा एक। सबको जब समांतर क्रम में जोड़ दूंगा तो यहाँ पे समांतर क्रम में जोड़ने पर एक प्रतिरोध बन के आएगा, मान लीजिए R प्रतिरोध बन के आया। इन सबको समांतर क्रम में जोड़ने पर मान लीजिए R1 आया, इसको समांतर क्रम में जोड़ने पर मान लीजिए R2 प्रतिरोध आया, इन सबको समांतर क्रम में जोड़ने पर मान लीजिए R3 प्रतिरोध आया। फिर अब ये तीनों श्रेणी में हो जाएंगे, फिर ये तीनों श्रेणी में हो जाएंगे, फिर श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/r बराबर R1 + R2 + R3। इनका तुल्य निकाल लीजिए, इनका तुल्य निकाल के कमेंट बॉक्स में आप बताओगे कितना आएगा आंसर। कमेंट बॉक्स में बताओ कितना ओम का प्रतिरोध आएगा। इन सबको समांतर क्रम में जोड़ो, लाओ, इन सबको समांतर क्रम में जोड़ो, लाओ, इन सबको समांतर क्रम में जोड़ो, फॉर्मूला लाओ।
फिर सबको श्रेणी क्रम में धर के जोड़ दो, बताओ कितना आंसर आएगा, कमेंट बॉक्स में बताना है आप सभी को, ठीक है। चलिए अगला है हमारा प्यारे बच्चों किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के नियम की बात होगी। अब किरचॉफ का नियम क्या कहता है? ओम का नियम को आसान सर्किट को हल करने के लिए उचित है। ओम का नियम जो है, आसान सर्किट अगर है तो आपको हल करना तो आराम से हो जाएगा, ओम का नियम लगा के सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर आपके पास जटिल सर्किट है, जटिल परिपथ है, तो जटिल परिपथों को हल करने के लिए ओम के नियम से आप नहीं हल कर सकते, आपको तब किरचॉफ के नियम को अप्लाई करना होगा। तो आसान परिपथों के लिए ओम का नियम तो हो जाएगा कि भैया यहाँ पे देखिए ये सर्किट तो आसान सर्किट था, आसान था, इसको हमने ओम के नियम से प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम फॉर्मूला लगा के बड़े आसानी से तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया, ठीक है। लेकिन अगर सर्किट हमारे पास जटिल सर्किट आ जाए, जटिल परिपथ आ जाए, परंतु जटिल परिपथों को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए असमर्थ है ओम का नियम, ओम का नियम से नहीं हो सकता, ठीक है। इसे बिंदु को ध्यान में रखते हुए किरचॉफ का नियम आया। किरचॉफ का नियम आया प्यारे बच्चों अस्तित्व में। किरचॉफ का अगर हम पहले नियम की बात करें, पहला नियम बहुत आसान है, बिंदु का नियम कहते हैं पहले नियम को, संधि का नियम कहते हैं, बिंदु का नियम कहते हैं। और संधि के नियम में एक चीज और खासियत बात है, देखिए क्या खासियत बात है मैं आपको बताता हूं। जब हम इसे पहले नियम को संधि का नियम कहते हैं, याद रखिए संधि का नियम, संधि का नियम, ये संधि का नियम कहता है कि संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। माने कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर संधि की तरफ I1 करंट आ रही है, संधि की तरफ I2 करंट आ रही है, संधि की तरफ I3 भी आ रही है, लेकिन संधि से दूर जा रही है I4, संधि से दूर जा रही है I5। तो जो करंट संधि की तरफ आ रही है, जो तरफ संधि की तरफ आ रही है और जो संधि से दूर जा रही है, उन सब का अगर हम योग करें यानी जोड़े, तो वो 0 के बराबर होता है, पहला नियम कहता है, पहला नियम कहता है। यानी कि जो संधि की तरफ आ रही है उसे प्लस में लेते हैं, जो संधि की ओर आ रही है उसे प्लस में लेंगे। I1 देखिए क्या है, प्लस में लिया जाएगा, और प्लस I2 भी हमारा संधि की तरफ जा रहा है तो हम उसे प्लस में लेंगे। I3 भी संधि की तरफ आ रही है धारा, तो हम इसे भी प्लस में लेंगे। सारे का योग करके देखिए, I1 I2 I3 I4 I5 सबका योग करके देखिए, 0 के बराबर आएगा। तो इनका कहना है I1 I2 I3 तो संधि की तरफ आ रही है, लेकिन जो I4 है और जो I5 है वो संधि से दूर जा रही है। जो संधि से दूर जा रही है उसको हम लोग लिखेंगे क्या, माइनस में I4 लिखेंगे और माइनस का I5 लिखेंगे। जो संधि से दूर जा रही है उसको माइनस लगा के लिखेंगे, माइनस लगा के लिखेंगे। संधि की तरफ जो आ रही है वो प्लस में, संधि से जो दूर जा रही है उसे माइनस में लिखेंगे। इन सब का अगर हम योग करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो ये 0 के बराबर आएगा। इसके बराबर 0 के बराबर आएगा। माइनस I4 उधर जाएगा तो प्लस I4, माइनस I5 उधर जाएगा प्लस I5, कितना बन जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर किसका हो जाएगा, I4 उधर गया तो प्लस I4 बन गया, माइनस I5 उधर गया प्लस I5 बन गया, कितना हो गया, ये बन के निकल आया। ये फॉर्मूला निकल आया, यही संधि का नियम किरचॉफ का पहला नियम है। किरचॉफ का पहला नियम है प्यारे बच्चों, एग्जाम में पूछ लेता है किरचॉफ का पहला नियम किस पे आधारित है, तो आपका आंसर होगा आवेश संरक्षण पर आधारित है। आवेश संरक्षण पर पहला नियम आधारित है प्यारे बच्चों, इस चीज को याद रखिएगा। पहला नियम किस पे आधारित है, आवेश के संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। क्या है नियम, नियम यह है कि संधि की तरफ आने वाली समस्त धाराओं का योग, संधि की तरफ आने वाली समस्त धाराओं का योग बराबर होता है, देखिए बराबर होता है किससे, संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं। संधि की तरफ आने वाली समस्त धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर है। ये आता है, ये है किरचॉफ का पहला नियम, जो कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसी नियम को संधि का नियम भी कहते हैं। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हमारा है कुछ इस प्रकार से। देखिए क्या कहता है, कहता है किरचॉफ का प्रथम नियम धारा पर आधारित है, करंट पर आधारित है। इस नियम को संधि नियम कहते हैं, लॉ ऑफ करंट लॉ के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी संधि पर आने वाली धारा और उस संधि से दूर जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होकर बराबर होता है। संधि की तरफ आने वाली धारा और संधि से दूर जाने वाली धारा का जो बीजगणितीय योग होता है, यानी सम करते हैं, प्लस करते हैं सबको, तो संधि की ओर जाने वाली को प्लस लेते हैं और संधि से दूर जाने वाली को माइनस लेते हैं, और दोनों का जब हम सम करते हैं, जोड़ते हैं, तो किसके बराबर आता है, 0 के बराबर होता है। का योग क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। कितने बार पूछा था आपसे, 2 बार पूछा था, 2015 और 2016 में आपसे एग्जाम में पूछा है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, अर्थात यहाँ पे लिख सकते हो डेल्टा आई बराबर 0, ये हो गया। दूसरा नियम देखिए क्या कहता है, इसी को देखिए, यह नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित है। इस नियम को किरचॉफ का धारा का नियम, करंट लॉ भी कहते हैं। आवेश के संरक्षण पर आधारित है, इसे हम करंट लॉ भी कहते हैं, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए आगे है किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। ये नियम इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ का दूसरा नियम इंपॉर्टेंट है।
क्या कहता है? किरचॉफ का दूसरा नियम लूप के नियम के नाम से जाना जाता है। ये किरचॉफ का वोल्टेज लॉ के नाम से भी जाना जाता है। वोल्टेज लॉ भी जाना जाता है, लूप या बंद पाश का नियम भी कहते हैं इसे। इससे हम बंद पाश का नियम, वोल्टेज का नियम, इससे सारे किरचॉफ के दूसरे नियम को जानते हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। पहला नियम आवेश संरक्षण पर, दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। याद रखिएगा इस चीज को, आगे आपके काम देगा। तो किरचॉफ सेकंड लॉ के अनुसार ये क्या कहता है, पहले तो लॉ बना ले, आपको पहले एक डायग्राम बना लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग इसको डिसाइड करते हैं क्या कहलाता है। पहले एक डायग्राम इसका बनाता हूँ। देखिए इसका डायग्राम में पहले एक बैटरी लगाते हैं, एक बैटरी लगाते हैं और बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध दिखाते हैं। या हम ऐसे कर सकते हैं कि बैटरी लगा करके हमें यहाँ पे एक बाह्य प्रतिरोध R ले लेते हैं, R1 बोल देते हैं, चलिए ठीक है। एक बैटरी प्लस माइनस टर्मिनल, इसका वोल्टेज जो है E है। और यहाँ पे जाते समय एक और बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे एक और बैटरी लगी है, प्लस माइनस टर्मिनल यहाँ पे भी लगा देते हैं। यहाँ पे एक और बैटरी है, इसको हम E1 बैटरी, इसका विद्युत वाहक बल E1 है, इस बैटरी का विद्युत वाहक बल E2 है। यहाँ पे एक और प्रतिरोध इसी के आगे सम्मिलित है, जिसको हम लोग R2 बोल दे रहे हैं। दोनों आगे ऐसे कनेक्टेड हैं, दोनों आगे कनेक्टेड हैं। इस तरीके से एक तीसरा प्रतिरोध है R3 है, उससे कनेक्टेड है। एक तीसरा प्रतिरोध है R3, उससे कनेक्टेड है दोनों बैटरीज। अच्छा, यहाँ से एक करंट निकलेगी, उसे हम कहेंगे I1 करंट। यहाँ से जो भी करंट निकलेगी उसे I2 करंट कहेंगे, क्योंकि दूसरे बैटरी से निकल रही है। और दोनों बैटरी का यहाँ से निकलने वाली I1 करंट यहाँ पहुँची इस पॉइंट पर, यहाँ से निकलने वाली I2 करंट इस पॉइंट पर पहुँची। दोनों I1 और I2 जब इस पॉइंट पर पहुँचेंगी तो इस पॉइंट पर तो दोनों इकट्ठा हो गई ना, दोनों इकट्ठा हो गई, तो दोनों इकट्ठा होकर के नीचे जाएंगे। जब इनको अब जाना होगा नीचे, दोनों इकट्ठा होकर के जाएंगी, यानी उधर से I1 आई, इधर से I2 आई, तो यहाँ पे जो इस संधि से आगे जब जाएगी, संधि से आगे जाएगी I1 प्लस I2, दोनों मिल करके जाएंगी। तो दोनों मिल करके ये तीसरे वाला प्रतिरोध में जाएंगे। अगर तीसरा वाला बल्ब यहाँ लगा है, 3 बल्ब अगर मैं यहाँ लगा दूँ, R1 R2 R3, तो R3 जो बल्ब होगा वो सबसे तेज जलेगा। क्यों सबसे तेज जलेगा? क्योंकि इसमें ज़्यादा करंट जा रहा है, ज़्यादा करंट जा रहा है। तो R3 में सबसे ज़्यादा करंट जा रहा है, इसलिए R3 हमारा सबसे तेज जलेगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये बल्ब है जिसमें I1 और I2 दोनों में धारा जा रही है, दोनों करंट यहाँ पे मिलके जा रही है। और जब यहाँ पे वापस पहुँचते हैं तो इस संधि पर फिर से यहाँ पे देखिए बंटवारा हो जाएगा। यहाँ पे जब I1 I2 करंट चलते चलते इसमें गई, I1 I2 गई, I1 I2 गई, यहाँ तक तो I1 प्लस I2 गई है साथ साथ यहाँ पे धारा गई। लेकिन यहाँ पर जैसे ही गई है अपना बंटवारा हो गया, फिर से I2 करंट यहाँ चली गई और I1 करंट वापस से ऊपर निकल गई, I1 करंट ऊपर निकल गई। अब चलिए इसका नाम दे देते हैं, इस पाश का नाम दे देते हैं। क्या नाम देंगे? देखिए A नाम देंगे, इस सिरे को नाम दे दीजिए B, इस सिरे को नाम दे दीजिए C, इस सिरे को नाम दे दीजिए D, इस सिरे को नाम दे दीजिए E, इस सिरे को नाम दे दीजिए F। इस तरीके से आपने सारे नाम दे देने हैं, सारे नाम दे देने हैं। अब यहाँ पे इसको बंद पाश का नियम क्यों कहते हैं वो आपको बताता हूँ। इसको बंद पाश का नियम क्यों कहते हैं? बंद पाश का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक बंद पाश लिया जाता है। देखिए बंद पाश कैसे लेते हैं। बंद पाश यहाँ पे पहला पाश इस वाले को लेंगे। देखिए कैसे लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। A B C F A, फिर से देखिए मैंने क्या कहा, A B C F A, ये एक बंद पाश बन रहा है। क्या बन रहा है? एक बंद पाश बन रहा है। A B C F A, ये एक बंद पाश बनेगा। हम इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे 1 नंबर पाश ये बन रहा है, ठीक है। A B C F A, तो बंद पाश A B C F A इस तरीके से आपने लिया है। अब इस बंद पाश में अगर आप नीचे जाएंगे, A से B जाएंगे या A से F जाएं, कैसे भी जाए आप। अगर आप बंद पाश को ऐसे लेते हो, मान लो कि आप बंद पाश को A से B ले रहे हो, फिर B से C ले रहे हो, फिर C से F ले रहे हो, A से F से A ले रहे हो, तो आप देखिए बंद पाश में आपको क्या करना है वो समझिए। बंद पाश में आपको करना क्या है, इस बंद पाश A B C F A, ये बंद पाश है ना, A B C F A, ये आपका बंद पाश कहलाएगा, बंद पाश नंबर 1। इस बंद पाश में आपको धारा और प्रतिरोध का गुणा करना है। एक साइड आपको धारा प्रतिरोध का गुणा करना है। धारा और प्रतिरोध का गुणा कैसे होगा भैया? धारा इसमें कितनी बह रही है, इस सर्किट में धारा कितनी बह रही है? तो आप कहोगे सर A से B जब हम जा रहे थे, जब हम A से B जा रहे थे तो उधर से धारा I1 आ रही थी, I1 धारा उधर से चली आ रही थी। हम तो A से B जा रहे थे, धारा उल्टी आ रही थी। हम A से B जा रहे थे, धारा B से A आ रही थी। धारा देखिए उधर से इधर आ रही है ना, I1 करंट उधर से इधर आ रही है। तो हम लोग चूंकि जा रहे हैं A से B और धारा उल्टा दिशा में आ रही है, तो हम इसे लिखेंगे माइनस का, और माइनस का लिखेंगे करंट कितना है, धारा कितना है, I1 धारा है, और धारा कितने प्रतिरोध से होकर गुजरी है, धारा R1 प्रतिरोध से होकर गुजरी है। तो धारा गुणे प्रतिरोध करेंगे, I1 इंटू R1 करेंगे। याद रखिए धारा गुणे प्रतिरोध। A से B हो लिए, B से C गए, तो क्या यहाँ कोई प्रतिरोध है? B से C में कोई प्रतिरोध है? आपका आंसर होगा नहीं सर, यहाँ कोई प्रतिरोध नहीं है, सिर्फ धारा धारा है।
तो यहाँ पर कोई प्रतिरोध है नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। आगे गए, जब हम C से F में गए, C से F में गए तो यहाँ पे धारा और प्रतिरोध का गुणा देखिए कितना है। C से F में आए, क्योंकि हम A से B गए, B से C गए, फिर C से F में आएंगे। C से F में जाते समय हमारा धारा कितना है, I2 करंट है, I2 करंट है, और प्रतिरोध कितना है, R2 है। धारा गुणे प्रतिरोध करिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस में I2 इंटू R2, धारा गुणे प्रतिरोध। आगे देखिए, यहाँ पे आए धारा गुणे प्रतिरोध, और तो कोई प्रतिरोध है नहीं इसमें, इस पाश में और कोई प्रतिरोध नहीं है, बस इतना ही था। अब फिर जब F से A गए, F से A, तो यहाँ भी कोई प्रतिरोध नहीं है, तो इसको भी छोड़ दो। बराबर बराबर करेंगे। इस सर्किट में देखिए कितना बैटरी जुड़ा है, कितना बैटरी जुड़ा है। जब आप A से B जाएंगे तो यहाँ पे एक बैटरी जुड़ा है E1, लेकिन जो बैटरी का दिशा होता है यानी E1 का दिशा है, ध्यान रखिएगा किधर होता है, E1 का दिशा माइनस से प्लस होता है, माइनस से प्लस, यानी माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की तरफ। आप जा किधर किधर रहे हो, आप पास गए थे A से B, आप पास में गए थे A से B, लेकिन E1 की डायरेक्शन है उल्टा, E1 उधर से आ रहा है, आप इधर से गए हो, E1 आ रहा है, आप इधर से A से B गए थे, तो आप उल्टा गए हो, इसलिए आप लिखोगे माइनस का E1, माइनस का E1 लिखोगे। चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, सॉल्व करोगे, माइनस साइन को इधर भेज दो यार, माइनस साइन को इधर भेज दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी I1 R1 प्लस हो गया, माइनस का I2 R2, ये माइनस का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा E1। समीकरण नंबर इसे 1 बना देंगे, समीकरण नंबर इसे क्या बना देंगे, 1 बना देंगे, E1 समीकरण नंबर 1 बना देंगे, इसको समीकरण नंबर 1, ये पाश नंबर 1 बन गया आपका, ये पाश नंबर क्या बन गया, 1 बन गया। अब देखते हैं आपका दूसरा पास, ये आपके पास एक और पास है, इसको भी पास लेंगे, इसको भी पास लेंगे, इसको पास नंबर 2 बोलेंगे। अब इस पाश का नामकरण पहले करेंगे, देखिए इस पाश का नामकरण कैसे करेंगे, तो पाश हम इसमें लिखेंगे पाश, और इसका नामकरण क्या लिखेंगे वो देखिए, नामकरण करेंगे FCDEF, क्या नामकरण करेंगे, FCDEF, नामकरण सोच के रखिए, देखिए क्या कह रहा है, पाश FCDEF में, ये बंद पाश है हमारे पास, बंद पाश क्या है, FCDEF। इस पाश में फिर से धारा गुणे प्रतिरोध करना है, तो जब आप F से C गए थे तो धारा आपकी I2 है, लेकिन प्रतिरोध R2 है, धारा गुणे प्रतिरोध करिए, लेकिन आप F से C जा रहे हो, धारा उल्टी आ रही है, आप F से C जा रहे हो लेकिन धारा C से F आ रही है, हम यहाँ पे माइनस साइन लगा के लिखेंगे, माइनस क्या लिखेंगे, माइनस, धारा कितनी आ रही है, धारा I2 आ रही है, प्रतिरोध कितना है, R2 है, तो I2 इंटू R2, धारा गुणे प्रतिरोध करना है आपको, धारा गुणे प्रतिरोध। F से C में आप जा रहे थे लेकिन धारा उल्टी आ रही थी, I2 उल्टी आ रही थी, तो धारा गुणे प्रतिरोध करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का I2 इंटू R2 हो जाएगा। चलिए यही रूल इसमें अप्लाई करेंगे, यही रूल इसमें अप्लाई करेंगे। क्या यहाँ धारा है, प्रतिरोध है क्या, नहीं है, तो धारा गुणे प्रतिरोध तो कुछ होगा नहीं। चलिए यहाँ से यहाँ पे देखिए, आप फिर D से E आ रहे थे, F से C गए, C से D गए, D से E आए, D से E आए, आप तो D से E आ रहे थे, धारा किधर आ रही थी, धारा तो उल्टी दिशा में जा रही थी ना, धारा इधर से उधर जा रही थी, आप उल्टी दिशा में आ रहे थे, तो यहाँ पे आप लिखोगे माइनस साइन, क्या लिखोगे, माइनस साइन लगाओगे। धारा कितनी आ रही है, आप तो D से E आ रहे हो, धारा I1 प्लस I2 इधर से इधर जा रही है, तो कितनी धारा है, I1 प्लस I2 करंट है, और कितने प्रतिरोध से जा रही है बेटा, कितने प्रतिरोध से गई है, ध्यान से देखो, कितने प्रतिरोध से गई है, इस R3 प्रतिरोध से होके गई है, इस R3 प्रतिरोध से होकर गुजरी है, तो धारा गुणे प्रतिरोध हम यहाँ पे भी कर देंगे, बराबर करेंगे, देखिए बराबर करेंगे, किसके बराबर करेंगे, इस सर्किट को किसके बराबर करेंगे, यहाँ पे कोई करंट है, कोई प्रतिरोध है, नहीं है, यहाँ पे तो कोई प्रतिरोध नहीं है, तो जीरो हो जाएगा बराबर। बराबर जीरो वैसे क्यों होगा, देखिए फिर देखिए, बैटरी क्या इस पूरे पाश में कोई बैटरी जुड़ी है, क्या इस पूरे पाश में कोई बैटरी है, आपका आंसर होगा यस सर, एक बैटरी है, E2 बैटरी है, लेकिन आप तो F से C जा रहे थे ना, आप F से C जा रहे थे, बैटरी किधर से किधर है, माइनस से प्लस, बैटरी माइनस से प्लस इधर है, बैटरी की दिशा माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर होती है जो कि इधर है, और आप F से C आए हो, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में E2 हो जाएगा, माइनस में E2, माइनस में E2, माइनस में E2। इस हिसाब से आप जो है दूसरा नियम को समझ चुके हो, कुछ कुछ समझ रहे हो। देखिए अब E बराबर यहाँ से क्या निकल के आएगा, I2 इंटू R2, माइनस साइन यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए और उधर के माइनस को काट दीजिए, तो I2 इंटू R2 प्लस में I1 प्लस I2 इंटू में R3, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं, इसको सॉरी E2 है ना, ये दूसरी वाली बैटरी है, दूसरी वाली बैटरी, इसको समीकरण नंबर 2 बना दीजिए। दो समीकरण बन गए हमारे, एक ये वाला समीकरण बना है बंद पाश से, एक ये वाला समीकरण बना है बंद पाश से। E1 यहाँ से निकाल लीजिए, E2 यहाँ से निकाल लेंगे, E1 यहाँ से निकाल लेते हैं, E2 यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है।
इस समीकरण से हमें क्या समझ में आता है? इस समीकरण से हमें यह समझ में आता है बंद पाश का नियम या किरचॉफ का जो दूसरा नियम होता है, जो जटिल परिपथों को सॉल्व करने के लिए होता है, यानी अगर किसी परिपथ में एक या एक से ज़्यादा बैटरी, ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी जुड़ी हुई है, तो हम ज़्यादा बैटरी जुड़ी हो, एक या एक से ज़्यादा बैटरी जुड़ी हुई हो, जैसे यहाँ पे देखिए दो बैटरी जुड़ी है, दो बैटरी जुड़ी है, दो से ज़्यादा तीन सेल जुड़े हों, चार सेल जुड़े हों, इस तरीके से अगर जितने ज़्यादा सेल जुड़े होंगे परिपथ में, उन सारे परिपथों को भी हल करना होगा, तो हम किरचॉफ के दूसरा नियम यानी बंद पाश का नियम लगाएंगे। और इस नियम को लगाने के लिए क्या करना होता है, एक साइड हम लोग परिपथ में उस पाश में जितने धारा और प्रतिरोध हैं उनका गुणा करते हैं, एक साइड तो हम धारा और प्रतिरोध जितने भी हैं उन सारे का पाश में, मतलब पाश के अलग अलग खंड में, जैसे इस खंड में हमने देखिए इस खंड में पाश के चार खंड निकल के आए, एक ये खंड निकल के आए, एक ये खंड, एक ये खंड, एक ये खंड, पाश के चार खंड बन गए। एक खंड में धारा गुणे प्रतिरोध, दूसरे खंड में धारा गुणे प्रतिरोध, तीसरे में धारा गुणे प्रतिरोध, सारे खंडों में धारा गुणे प्रतिरोध कर लिया। अगर हम जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में धारा बह रही है तो ठीक है, प्लस में लेंगे, नहीं तो हम जिस दिशा में जा रहे हैं धारा उल्टा आ रही है तो धारा को माइनस में ले लेंगे। तो सारे खंडों में धारा गुणे प्रतिरोधों को हमने जोड़ लिया। उसके बाद बराबर करके उधर क्या लिखेंगे, बराबर करके हम उधर लिखेंगे उस पाश में, उस खंड में, उस पाश में, पूरे के पूरे पाश में जितने भी खंड हैं, उस खंड में जितने भी बैटरीज जुड़ी हैं। देखिए जैसे यहाँ पे कितने वोल्टेज की बैटरी जुड़ी है, यहाँ पर E1 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है, यहाँ पे E2 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। अच्छा, जब आप इस पाश में आए थे तो आपको E2 भी तो मिलेगा, आपने E2 शायद नहीं दिया। देखिए इस पाश में जब आप ए से बी गए तो फिर आपको E1 बैटरी मिली होगी, फिर जब आप बी से सी गए तो आपको कोई बैटरी नहीं मिली, लेकिन जैसे ही आप सी से एफ आए थे, इस पाश में जब आप ऐसे घूम के ऐसे आओगे, सी से एफ आओगे, तो आपको एक E2 वोल्टेज की भी तो बैटरी मिलेगी। ध्यान से देखिएगा, जब आप ए से बी गए तो आपको E1 वोल्ट की बैटरी मिली, आप ए से बी जा रहे हो लेकिन बैटरी जो है, बैटरी की दिशा E1 की दिशा इधर है। आप बी से सी गए, बैटरी कोई नहीं है, लेकिन जैसे ही आप सी से एफ आओगे तो आपको एक E2 वोल्टेज की बैटरी मिलेगी, E2 वोल्टेज की आपको एक बैटरी मिलेगी। याद रखिएगा, ये E2 वोल्टेज की बैटरी की जो दिशा है वो बिल्कुल जो है वो आपके दिशा में है, आपके आने के दिशा में है, तो इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे प्लस के साथ, यहीं पर लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहीं पर लिखेंगे, प्लस में कहाँ लिखेंगे, यहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे E1 तो हमने लिखा, प्लस में E2 भी लिखेंगे, यहाँ पे E2 भी लिखेंगे ऐसे करके, यहाँ पे तो माइनस लिखा था ना E1, प्लस में E2 लिखेंगे, ऐसे प्लस में E2 लिखेंगे। बात समझ में आया? अच्छा, तो यहाँ पे प्लस में E2 जब लिखेंगे तो यहाँ पे आपने माइनस कॉमन लिया था ना, माइनस कॉमन लेके जब आप इधर भेजोगे तो यहाँ पे E1 माइनस E2 हो जाएगा, फिर माइनस जब आप इधर कॉमन लोगे तो E1 माइनस E2 हो जाएगा, इधर आप माइनस कॉमन लो के जब आप इधर भेजोगे तो E1 माइनस E2 हो जाएगा, E1 प्लस हो जाएगा, E2 माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेके जब आप इधर भेज दोगे तो ये हमारा माइनस जो है प्लस हो जाएगा, और ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है। अब आप इस समीकरण, इसको समीकरण नंबर 1 बोल दीजिए, इसको समीकरण नंबर 1, और इसको समीकरण नंबर क्या बोल देंगे, इसको समीकरण नंबर हम लोग, कहाँ गया जी, इसको समीकरण नंबर हम लोग 2 बोल देंगे। इन दोनों समीकरणों को हल करके I1 और I2 के मान, परिपथ के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धाराओं के मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग निकालते हैं। चलिए, ये हो गया किरचॉफ का नियम। अब लास्ट टॉपिक है आज का लास्ट टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं, 2017 में आपसे पूछा हुआ था। देखिए, व्हीटस्टोन सेतु होता है प्रतिरोधों को समांतर, जो आपने चतुर्भुज, कभी भी आपने समांतर क्रम वाला चतुर्भुज देखा है, आपने समांतर चतुर्भुज देखा है, समांतर चतुर्भुज आपने देखा होगा, तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने अलग अलग प्रतिरोधों को अनेकों क्रम में लगाकर प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था की खोज करी, और ये व्यवस्था क्या थी मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने क्या किया कि प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज, जैसे समांतर चतुर्भुज होते हैं, इनकी चारों भुजाओं में इस प्रकार से ऐसे संयोजित किया, अलग अलग ओम का प्रतिरोध, अलग अलग ओम के प्रतिरोध को इस तरीके से संयोजित किया। मान लीजिए यहाँ पर P ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पे Q ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पे R ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पे S ओम का प्रतिरोध है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे R ओम, यहाँ पे S। P ओम, Q ओम, R ओम, S ओम, इस तरीके से 4 ओम के प्रतिरोध थे, उनको 4 भुजाओं में इस प्रकार से संयोजित कर दिया। आप चाहे जैसे लिखे, चाहे यहाँ पे P लिखे, यहाँ पे Q लिखे, आपकी मर्जी है, आप चाहे जहाँ लिखना चाहें, ऐसा कोई विशेष व्यवस्था नहीं है कि यहाँ पे ही क्यों लिखेंगे। आप चाहो तो Q को यहाँ लिख लो, P Q लिख लो, यहाँ पे RS लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
ठीक है। तो ओम 4 अलग अलग प्रतिरोध थे, सबको चारों कोनों पर समांतर चतुर्भुज के 4 भुजाओं पे हमने इस प्रकार से संयोजित कर दिया। फिर ये कहते हैं कि बीच में अगर आप कोई गैल्वेनोमीटर लगा देते हो, गैल्वेनोमीटर जो कि धारा को दिशा के साथ नापता है, गैल्वेनोमीटर को अगर हम लगा दें और यहाँ पे एक कुंजी लगा दें, की लगा देते हैं कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, और फिर यहाँ पे हम एक बैटरी जोड़ देते हैं, बैटरी जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हमने क्या जोड़ दी, एक बैटरी जोड़ दी, बैटरी जोड़ दी। तो प्यारे बच्चों ये क्या कहते हैं, हमारे जो व्हीटस्टोन बाबू कहते हैं, व्हीटस्टोन बाबू कहते हैं कि अगर P और Q का अनुपात R और S के अनुपात के बराबर हो जाए, P और Q का अनुपात जो है अगर ये R और S के अनुपात के बराबर हो जाए तो हमारा जो ये जो हमारा संतुलन है प्रतिरोधों का, ये जो प्रतिरोधों का संतुलन है ये साम्यावस्था में होगा। किसमें कहलाता है, साम्य अवस्था में कहलाता है। और साम्य अवस्था में होने के बाद जो हमारा बीच का जो गैल्वेनोमीटर लगा है उसमें कोई विक्षेप नहीं दर्शाएगा, यानी बीच में जो भी अगर आप बल्ब लगाओगे तो वो बल्ब नहीं जलेगा, बीच में मतलब कि करंटें नहीं बहेगी, बीच में बहने वाली करंट खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, नेग्लिजिबल, खत्म। तो बीच में कोई भी धारा नहीं बहेगी, कब नहीं बहेगी, साम्यावस्था में नहीं बहेगी। और साम्यावस्था कब प्राप्त होगा, जब इन दोनों भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात इन दोनों भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो जाए। या फिर आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि भैया इन दोनों भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात इन दोनों भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर, पी और आर का अनुपात क्यू और एस के अनुपात के भी बराबर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, पी और आर का अनुपात क्यू और एस के अनुपात के बराबर। मतलब कोई भी दो भुजा के प्रतिरोधों का अनुपात, कोई भी दो संगत भुजाएं जो हैं इसके बगल वाली, चाहे इसके बगल वाली ये ले लीजिए चाहे इसके बगल वाली ये ले लीजिए, तो कोई भी दो संगत भुजाओं के जो प्रतिरोधों का अनुपात होता है दो अन्य संगत भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होती है। यही कहता है व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन कहते थे। व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक का नाम था, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा था कि अगर इस प्रकार से हम प्रतिरोधों को संयोजित करें तो बीच वाले जो प्रतिरोध होगा, बीच वाला जो प्रतिरोध होगा उसमें कोई भी करंट नहीं बहेगी। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दोगे, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप नहीं दर्शाएगा। यहाँ पे आप जो भी कुंजी लगाते हो, कुंजी ऑन कर दोगे तभी यहाँ पे कोई भी धारा नहीं बहेगी। ठीक है, ये कहते हैं हमारे व्हीटस्टोन बाबू। क्या कहते हैं, कहते हैं कि प्रतिरोधों को लगाकर एक विशेष व्यवस्था की खोज की जिससे किसी चालक का प्रतिरोध आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इस विशेष व्यवस्था को ही व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया जिसकी सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इस विशेष व्यवस्था को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। अब इस विशेष व्यवस्था थी कैसे और कैसे अज्ञात प्रतिरोध से ज्ञात किया जाता है। मान लो कि अगर आपको अज्ञात प्रतिरोध निकालना हो तो कैसे ज्ञात किया जाएगा। अगर आपसे कोई प्रश्न ऐसा कह दे कि P बराबर मुझे दे दिया 5 ओम, P बराबर 5 ओम, Q बराबर मैं दे दूं 10 ओम, R बराबर मैं कह दूं 8 ओम, तो बताइए S बराबर कितना, S बराबर कितना, यही क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन पूछ ले और आपसे प्रश्न में ये भी कह दे साथ साथ कि जो हमारा व्हीटस्टोन सेतु है वो संतुलन की अवस्था में है। अगर ये शब्द इस्तेमाल कर दे कि व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में है तो बताइए यस का मान कितना होगा। एक अज्ञात प्रतिरोध यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक ऐसा प्रतिरोध जिसका मान नहीं पता, उसका मान बताइए। जो आपको बोल दे कि संतुलन की अवस्था में है तो फॉर्मूला तुरंत लगा दीजिएगा। कौन सा फॉर्मूला, इसका 5 इसका 10, इन दोनों का अनुपात ले लीजिए, 5/10 बराबर इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उधर बटे में नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा एस। एस हमें पता है, नहीं पता है, चलिए अब इसको निकालिए कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब यहाँ से एस भागे में है, उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, इधर 1 है तो एस 1 जा एस, और इधर 2 है भाग में, उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, 2 8 जा 16, 16 ओम आ जाएगा हमारा एस का मान। यानी यहाँ पे एस का कितना मान हो जाएगा, 16 ओम हो जाएगा। तो अगर कह दे कि व्हीटस्टोन सेतु जो हमारा है वो साम्य अवस्था का है, यानी साम्य अवस्था में है, ठीक है, साम्य की अवस्था में है, तो इसका मतलब ये होगा कि बीच में कोई भी करंट नहीं बह रही है। व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में कह दे या साम्य अवस्था में कह दे या संतुलन की अवस्था में कह दे, इसका मतलब बीच में कोई भी धारा नहीं बह रही, और धारा नहीं बह रही तो इसका मतलब कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात फिक्स है और निश्चित है, बराबर है। और इस स्थिति में हम लोग किसी भी अज्ञात प्रतिरोध के मान को हम लोग बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। इस काम में आता है हमारा व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, इस काम में आता है व्हीटस्टोन सेतु। तो चलिए आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ कि वास्तव में इसको प्रूविंग कैसे करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में आ जाए कि प्रूविंग सर बताइए कैसे करते हैं व्हीटस्टोन सेतु की, आखिरकार ये आया कैसे P/Q/R/S के बराबर, तो आपको निकाल के दिखाते हैं P/Q/R/S के बराबर कैसे आया। ध्यान से देखिएगा, बहुत जल्दी से ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं जल्दी से व्हीटस्टोन सेतु बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे ऐसे बहुत दूर चला गया, थोड़ा छोटा बनाते हैं एग्जाम में। तुम ऐसे नीचे से ऐसे इस तरीके से यहाँ पे ऐसे जोड़ दीजिए, यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया, ये P ले लीजिए, ये Q ले लीजिए,
ये R ले लीजिए और ये S ले लीजिए, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आप कोई भी गैल्वेनोमीटर वगैरह जोड़ दीजिए, किसी भी कुंजी लगा करके, एक कुंजी लगा करके कुंजी को ऑन कर दीजिए, कुंजी को टच कर दीजिएगा आपस में, और यहाँ पे एक बैटरी ऐसे करके लगा दीजिए, एक बैटरी लगा दीजिए कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे हमने एक बैटरी से कनेक्टेड कर दिया, प्लस माइनस V वोल्ट की बैटरी थी, हमने यहाँ पे आरोपित किया। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं कैसे होगा। अब प्यारे बच्चों आप जानते हैं यहाँ से जो भी करंट निकलेगी, I करंट निकलेगी, वो I करंट जब यहाँ पे पहुंचेगी, जब यहाँ पे पहुंचेगी तो ये संधि है, संधि पर करंट का हो जाएगा बंटवारा। यानी अगर यहाँ पे आई करंट आ रही है बैटरी से निकल के, यहाँ पर जैसे ही पहुंचेगी संधि पर, तो संधि पर करंट का हो जाएगा बंटवारा। कुछ करंट इस हिस्से में जाएगी, कुछ करंट इस हिस्से में जाएगी। तो अगर मैं मान लूँ इस हिस्से में जाने वाली करंट हम इसको I1 कह दें, इस हिस्से में जाने वाली करंट को अगर हम I1 बोल दें, और इस हिस्से में जाने वाली करंट को हम अगर I2 बोल दें, कुछ इस प्रकार से, इसमें जाने वाली करंट को I1, यहाँ तक तो आई थी, यहाँ तक तो आई थी, लेकिन कुछ हिस्सा यहाँ पे बंटवारा, कुछ हिस्सा यहाँ पे बंटवारा। आई करंट ही आपकी I1 और I2 में बट गई। अगर ये संतुलन की अवस्था में है तो नीचे जब ये I1 करंट यहाँ पहुंचेगी, I1 करंट जब यहाँ पहुंचेगी तो इधर नीचे कोई भी धारा नहीं बहेगी, यहाँ कोई भी धारा नहीं बहेगी। क्यों नहीं बहेगी? क्योंकि हम कह रहे हैं कि संतुलन की अवस्था में है। तो जब हम संतुलन की अवस्था जानते होंगे कि संतुलन की अवस्था में है ये, तो संतुलन की अवस्था में क्या होता है कि जो हमारा ये होगा बीच वाला सर्किट है, इसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो होगी। अगर संतुलन की अवस्था में बीच वाले में कोई भी करंट नहीं बहती है तो प्यारे बच्चों जो भी I1 करंट है वो पूरी की पूरी यहाँ पहुँच जाएगी, I1 करंट इसमें चली जाएगी। यहाँ से I1 करंट आई तो थी लेकिन पूरी आगे चली जाएगी, इसमें नहीं जाएगी कोई भी करंट, सारी की सारी I1 इसमें चली जाएगी। I1 यहाँ से यहाँ पे पहुंची, I1 आ गई यहाँ पे, इधर से भी यही होगा, I2 करंट सारी की सारी यहाँ पे जाएगी, और यहाँ से जाने के बाद इस वाले में पूरी I2 करंट चली जाएगी इस वाले प्रतिरोध में, और यहाँ से I2 करंट यहाँ पे पहुँच के वापस से यहाँ पर I बन जाएगी, वापस I बन जाएगी। तो I1 और I2 दोनों मिल करके इस पॉइंट पर क्या बना लेंगे? I बना लेंगे। फिर से यहाँ से करंट I आ रहा है, I करंट आते आते यहाँ पे I करंट आ गई, तो I चली थी बैटरी से, घूम के वापस I आ गई, संतुलन हो गया। चलिए अब संतुलन की अवस्था में आपको निकाल के दिखाते हैं। पाश का नियम लगाइए, पाश का नियम लगाइए। यहाँ पर एक बंद पाश लीजिए 1, यहाँ पर लीजिए एक बंद पाश 2। बंद पाश लोगे तो यहाँ पे नाम दे दीजिए, इसको पॉइंट नाम दे दीजिए A, इसको पॉइंट नाम दे दीजिए B, इसको पॉइंट नाम दे दीजिए प्यारे बच्चों C, इसको पॉइंट नाम दे दीजिए D। इस तरीके से आपने पॉइंट नाम दे देना। तो A से B गए, B से C गए, D से B से D गए। देखिए A से B गए, B से D गए, D से A आए। हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे पाश। कौन सा पाश है? पाश एक, पाश, पाश एक। इसका नाम क्या है? पाश एक का नाम है ABDA। क्या नाम है? ABDA में। इस बंद पाश में हमें क्या करना क्या है? किरचॉफ का दूसरा नियम लगाना है। किरचॉफ का दूसरा नियम कहता क्या है? किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है कि पाश के अलग अलग खंडों में जो भी धारा है और उसके संगत प्रतिरोध है, गुणा करिए। अब यहाँ से यहाँ तक A से B में धारा कितनी जा रही? I1। प्रतिरोध कितना है? P। तो हम गुणा करेंगे I1 इंटू में P। धारा और प्रतिरोध का हमने गुणा किया। फिर यहाँ से जब आप D से D जाओगे तो यहाँ कोई धारा है नहीं, तो प्रतिरोध भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे ही आप D से A जाओगे, D से A जाओगे तो धारा तो आपकी उल्टा दिशा में आ रही है। आप D से A जाओगे, देखो आप पाश में कैसे गए थे? पाश में गए थे A से B, B से D, D से A, पाश में से गए थे। तो A से B गए तो धारा प्रतिरोध एक ही दिशा में है, धारा भी उसी दिशा में है, प्रतिरोध भी उसी दिशा, मतलब कि दोनों एक ही लाइन में है। आप जा भी उसी दिशा में रहे हो, धारा भी उसी दिशा में बह रही है। लेकिन इस लाइन में तो धारा ही नहीं भाई। अब इस लाइन में हो गए तो आप तो D से A आ रहे हो लेकिन धारा उल्टी दिशा में आ रही है, तो यहाँ क्या लिखोगे? माइनस लगाओगे, I2 लिखोगे, धारा गुणे प्रतिरोध I2 इंटू Q बराबर। चलिए पाश मेरा कंप्लीट हो गया, पाश मेरा कंप्लीट हो गया। इस पाश में बताइए कितनी बैटरी जुड़ी है? इस पाश में क्या कोई बैटरी जुड़ी है? यहाँ से यहाँ तक कोई बैटरी नहीं, यहाँ से यहाँ तक कोई बैटरी नहीं, गैल्वेनोमीटर है, बैटरी नहीं है। यहाँ से यहाँ तक कोई बैटरी नहीं है, तो बैटरी नहीं है तो हम इसका विद्युत वाहक बल लिख पाएंगे क्या? नहीं। तो पाश में हमारे कोई बैटरी नहीं है तो उसका विद्युत वाहक बल कुछ नहीं होगा, 0 होगा। चलिए अब यहाँ से I1P बराबर कितना लिखोगे? माइनस का I2Q उधर गया तो प्लस का I2Q हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 बना दीजिए। अब लीजिए दूसरा पास। दूसरा पास कहाँ पे लेंगे? ये वाला पास लेंगे, ये वाला। कौन सा पास लेंगे? BCDB। पास नंबर 2 BCDB। क्या लिखोगे? पास 2 BCDB में। इस पास में हम लोग देखने जा रहे हैं BCDB में। इस पास में भी एक खासियत है, क्या देखोगे इस पास में? भैया धारा गुणे प्रतिरोध। B से C गए, धारा गुणे प्रतिरोध। धारा आ रही है I1, R से गुजरी। धारा आ रही है I1 किससे गुजरी? R से गुजरी। तो हम क्या लिखेंगे? I1 इंटू में R लिखेंगे। और उसके बाद क्या लिखेंगे? जब C तक गए, फिर C के बाद हम यहाँ से जब आएंगे, B से C जाने के बाद जब हम C से D आएंगे, धारा मेरी उल्टा आएगी, यानी कि हम माइनस में लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे I2, धारा गुणे प्रतिरोध करेंगे, यानी I2 इंटू S लिखेंगे, धारा गुणे प्रतिरोध करेंगे। बराबर करेंगे किसके? बराबर करेंगे किसके? यहाँ से यहाँ तक तो कोई धारा कोई प्रतिरोध है ये नहीं है, तो B से C, C से D आए, फिर D से B में तो कोई धारा प्रतिरोध है ये नहीं है, है ना?
अब देखिए क्या इस सब में कोई बैटरी जुड़ी है, इस सब में कोई बैटरी है, आप कहोगे सर कोई बैटरी नहीं है, तो हम बराबर क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। अब यहाँ पे जो माइनस आई टू एस उधर जाएगा तो प्लस आई टू एस हो जाएगा, इस हिसाब से यहाँ पे क्या बनेगा, I1R बराबर क्या बन जाएगा, माइनस का आई टू एस उधर गया, प्लस का आई टू एस बन गया। ये समीकरण नंबर क्या बन गया बेटा, 2 बन गया। आपके दो समीकरण बन गए, एक समीकरण नंबर 1 और एक समीकरण नंबर 2। दोनों को मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। पहला समीकरण है I1P बराबर I2Q, ये समीकरण नंबर 1 है। दूसरा समीकरण है हमारा I1R बराबर I2S बराबर I2S, ये समीकरण नंबर हमारा 2 है। अब इन दोनों समीकरणों को एक दूसरे से भाग कर दीजिए, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आएगा, I1P बटे में I1R बराबर क्या निकल के आएगा, I2Q बटे में I2S। I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, क्या बचा, P अपॉन में R बराबर क्या निकल के आया, Q अपॉन में S निकल के आया। P अपॉन में R बराबर Q अपॉन में S, यही तो निकाला था, यही तो है व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था, याद रखिए। देखिए P अपॉन R बराबर Q अपॉन में S, कोई भी दो भुजाओं का अनुपात तीसरी भुजा के अनुपात के बराबर है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा व्हीटस्टोन सेतु भी खत्म होता है और ये चैप्टर भी खत्म होता है। न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, न्यू एनसीईआरटी से आपका मीटर सेतु और विभवमापी ये 2 पॉइंट हट चुके हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इन्हें पढ़ना तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, एक स्पेशल क्लास आपके लिए व्हीटस्टोन सेतु और मतलब कि व्हीटस्टोन सेतु तो हो गया, पोटेंशियोमीटर यानी विभवमापी और मीटर सेतु दोनों की एक स्पेशल क्लास लगा देंगे अगर आप चाहते हैं तो, क्योंकि ये नई एनसीईआरटी से तो हट गया है, लेकिन एक स्पेशल क्लास आपके लिए लगा दी जाएगी। ठीक है, तो ये चैप्टर तो विद्युत धारा चैप्टर खत्म हो गया है। अब आपको जो अगली क्लास होगी यानी मंडे होगा, तो मंडे को इसी चैप्टर 3 का आपको कराऊंगा बहुत ही शानदार तरीके से सब्जेक्टिव, 20 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव जो आपको अगर आप तैयार कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत 20 सब्जेक्टिव के बाद नहीं पड़ेगी। तो चैप्टर 3 का जो सब्जेक्टिव है वो आपको मंडे को मिलेगा लाइव क्लास में, शाम को 6 बजे जुड़िएगा। मिलते हैं आप सभी से मंडे को इसी चैप्टर के पूरे सब्जेक्टिव के साथ। जय हिंद, जय भारत, लव यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। इसको शेयर कर देना और कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं पढ़ूंगा आप सबके कमेंट, देखता हूँ आप सभी को कहाँ दिक्कत आ रही है। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत, इंतजार करिएगा मेरा, मंडे को मिलते हैं 6 बजे शाम को।